Hi everyone, welcome to Commerce Adda 24/7. My name is Harsh and I'm your business studies mentor. बच्चों, आज एक और वन शॉट की क्लास लेके मैं आपके सामने पहुंच चुका हूं और आज का जो वन शॉट है उस चैप्टर का नाम है बच्चों मार्केटिंग। अब जो मार्केटिंग का चैप्टर है ना, ये आपके बिजनेस स्टडीज की किताबों में सेकेंड लास्ट चैप्टर है, यानी कि धीरे धीरे हम अपना पार्ट बी भी खत्म कर रहे हैं। तो यार मार्केटिंग के चैप्टर में आज बहुत ज्यादा मजा आने वाली है और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पे दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि चाहे बेटा बोर्ड्स के एस्पेक्ट से आप देखें, चाहे तो आप सीयूटी के एस्पेक्ट से देखें, मार्केटिंग एक बड़ा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है और बहुत नंबर का भी मार्केटिंग आता है। अगर मैं बोर्ड्स की बात करता हूं तो भैया बोर्ड्स में ये मान के चलो कि 12 से 13 नंबर का मार्केटिंग का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक तो आप मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 नंबर का क्वेश्चन, 2-4 एमसीक्यूज आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर आप सीयूईटी की बात करेंगे तो बेटा हो सकता है कि मार्केटिंग के चैप्टर से केस स्टडी, और नहीं तो मान के चलिए कि कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन, 6 से 7 से 8 क्वेश्चन आपको सीयूईटी में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये जो मार्केटिंग का वन शॉट है, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केटिंग के वन शॉट में या मार्केटिंग के चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, यानी कि नंबर ऑफ टॉपिक, नंबर ऑफ कंसेप्ट बहुत ज्यादा है और इसी वजह से इसमें मार्क्स भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल सकते हैं अगर आप सारे अलग अलग कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से इस वन शॉट के अंदर कवर करते हो, सीखते हो। ठीक है, तो यार इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस पूरी क्लास को एंड तक देखें, पूरी क्लास को कवर करें, क्योंकि हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चला जाए यार, शुरू किया जाए। सबसे पहली बात तो सर ये मार्केटिंग होती क्या है। अब भैया मार्केटिंग के चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले तो हम लोग मार्केटिंग समझ लेते हैं। मार्केटिंग वो प्रोसेस है बेटा जहां पे जो आपका मैन्युफैक्चरर है या जो भी बिजनेसमैन है, मार्केटिंग वो प्रोसेस है जहां पे जो बिजनेसमैन है वो समझता है कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या है और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश में लग जाता है। सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। अब देखो यार, ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं इंडिया के, वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। और सिर्फ इंडिया की ही नहीं, आप देखो कि जितने भी देश के कस्टमर्स हैं, जितने भी अलग अलग तरीके के लोग हैं, ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। हमको हर समय बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए होता है, हमें हर समय बेस्ट प्राइस में चाहिए होता है, ज्यादा प्राइस हम पे नहीं करना चाहते हैं, हमें हर समय डिस्काउंट भी चाहिए होता है, सेल भी चाहिए होती है। तो इंडिया का जो कस्टमर है या सारे कस्टमर जो है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। और आज की डेट में आप देखें तो सबको मॉडर्न इक्विपमेंट यूज करने की आदत पड़ चुकी है और सबको ग्लोबली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी आ रही है। यानी कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आज इंडिया की सड़कों पे आपको ऑडी की गाड़ी भी दिखेगी, आज इंडिया की सड़कों पे आपको बीएमडब्ल्यू की गाड़ियां भी दिखेंगी, जैगवार की गाड़ियां भी दिखेंगी, जबकि ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बाहर की कंपनीज हैं। यानी कि इंडियन कस्टमर के पास अब नीड भी है और वांट भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो खरीद भी सकता है ना, यानी कि वो एबल भी है। तो मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जहां पे जो इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट, जो लोग हैं ना उनको वो मिलता है मार्केटिंग की प्रोसेस से जो वो चाहते हैं और जो उनकी जरूरत है। जैसे अगर मैं पंखे की बात करूं तो पंखा किसी की नीड हो सकती है, लेकिन एसी क्या है, एसी लग्जरी है। ठीक है, एसी डिजायर है। तो जो भी उनको चाहिए, जो भी उनकी नीड है, जो भी उनकी जरूरत है या जो भी उनकी वांट है, वो उनको मार्केटिंग की प्रोसेस से मिलता है। सर जी कैसे मिलता है? ऐसे मिलता है कि जो भी आपके बिजनेसमैन है ना, वो ऑफरिंग क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये मार्कर बनाता हूं तो मैं ऑफर दे रहा हूं आपको कि इस मार्कर को आप खरीद लो। अब मार्कर को वो इंसान खरीदेगा जिसको लिखने पढ़ने का कोई काम होगा। तो आप मान लीजिए लिखने पढ़ने के काम को करते हैं, आप कस्टमर हैं, मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मैं अपने इस ऑफर को आपको सेल करना चाहता हूं। तो आपकी नीड्स एंड वांट्स पूरी होंगी और मुझे इस मार्कर के बदले में पैसा मिलेगा। एंड आगे लिखा है फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट। अब इस पूरे चैप्टर में जो कीवर्ड्स है ना, मैंने उनको येलो मार्कर से, येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, तो आप इन कीवर्ड्स को अपने कॉपी में भी लिख सकते हो। मार्केटिंग में फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। यहां पे एक्सचेंज का मतलब तो समझ में आया, मैंने आपको मार्कर दिया, आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको टी शर्ट दी, आपने मुझे पैसे दिए, मैं कुछ भी बेचूंगा, आप कुछ भी खरीदोगे, ठीक है, जो आपको जरूरत है। फ्रीली का मतलब यह कि मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता हूं कि मेरा मार्कर ही खरीदना है, ठीक है, या मेरी बनाई हुई टी शर्ट ही खरीदनी है। आप एज अ कस्टमर किसी का भी मार्कर, किसी की भी टी शर्ट या कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेल कर सकते हो। ऑफ वैल्यू विद अदर्स। अब ये वैल्यू विद अदर्स का कीवर्ड का मतलब ये है कि हम ऐसी चीज ही मार्केट में बेच सकते हैं, ऐसी चीज ही बिकेगी जो सामने वाले के लिए वैल्यू क्रिएट करती होगी, राइट। जैसे आपकी बात की जाए तो मान लीजिए आपके हाथ में एक फोन है। अब फोन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि उससे आप पढ़ रहे हो, उससे आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, उससे आप यूट्यूब चला रहे हो,
है ना। आप इंटरटेनमेंट भी फोन से कर रहे हो, आप फोटो भी फोन से खींच रहे हो, तो फोन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। अब पूरी डेफिनेशन एक बार पूरी पढ़ लेते हैं। क्या है? मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड। इंडिविजुअल ग्रुप्स को मिलता है जो वो चाहते हैं, जो उनकी चाहत है वो पूरी होती है थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग्स। कैसे होती है? कि जो बिजनेसमैन है वो ऑफर क्रिएट करता है कस्टमर्स के लिए, एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स, और फ्रीली एक्सचेंज करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो सामने वाले के लिए वैल्यूएबल है। अब जैसे मान लो मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूं, अगर मैं सर्विसेज की बात क्यों, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर मैं सर्विसेज की बात करता हूं तो मैं आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूं, मुझसे बिजनेस स्टडीज वही बच्चा पढ़ेगा जो क्लास 12th में होगा या सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, और कोई नहीं पढ़ेगा। कोई रैंडम आदमी क्यों बिजनेस स्टडीज पढ़ेगा? क्योंकि वो उसके वैल्यू के अंदर नहीं आती है। आपके लिए बिजनेस स्टडीज वैल्यूएबल है क्योंकि आपको उसमें 100 नंबर मिल रहे हैं, राइट। तो वही चीज चलेगी मार्केट में जो सामने वाले के लिए वैल्यूएबल होगी, और इसी वजह से हम क्लास 12th के अंदर आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये डेफिनेशन आपको फिलिप कॉटलर ने दी थी। तो सर फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन क्या हम बोर्ड्स के पेपर में लिख के आ सकते हैं? अगर आपका ये सवाल है तो मैं कहूंगा यस, आप बिल्कुल लिख के आ सकते हो, है ना। लेकिन बेटा डेफिनेशन तब लिख के आइएगा ऑथर के नाम के साथ जब आपको पूरी याद हो। अगर आपको पूरी याद नहीं है, आप अपने वर्ड्स में लिख के आइए, तब भी आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो ऑथर के नेम के साथ, राइटर के नेम के साथ, तो पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी और इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी पड़ेगी। सेकंड डेफिनेशन मार्केटिंग की देखते हैं। डेफिनेशन हम इस वजह से देख रहे हैं ताकि हमको और क्लियर आइडिया मिले कि ये मार्केटिंग होता क्या है, ठीक है, और हमको कंटेंट मिल सके बोर्ड्स में लिखने का। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट। अब देखो सर ये मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। यार आपने ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा, आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा, है ना। ऐसे ही आप जब बीकॉम में जाओगे आप ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ोगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ोगे, यानी कि हर वर्ड के आगे आपको मैनेजमेंट वर्ड जोड़ दिया जाएगा। तो सर इसका क्या मतलब होता है? देखो मार्केटिंग के आगे मैनेजमेंट वर्ड का यूज है। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से अचीव हो सके। मार्केटिंग का मतलब है कि मार्केटिंग के कामों को आप अच्छे तरीके से करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो सर और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं, मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर्स को यह बताना कि हम ये प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं और कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना। अब इसके इर्द गिर्द जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको मैनेज करने को हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। सर वो कौन सी हैं एक्टिविटीज जो इसके इर्द गिर्द हैं, वो मैं आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ाने वाला हूं, वही इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जा रहा है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट एक आर्ट है, यानी कि एक कला है, एक साइंस है। साइंस क्यों है? क्योंकि यहां पे सबसे पहले आपको टारगेट मार्केट चुनना है। अब देखो बेटा, सोच के देखो कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे आगे जाके और तुम्हें कोई बिजनेस करना है, क्या करोगे बिजनेस? अगर फैमिली बिजनेस है तब तो ठीक है, लेकिन अगर फैमिली बिजनेस नहीं है तो कौन सा बिजनेस करोगे? अब तुम कहोगे सर मैं ना मान लीजिए मैं कुछ बना के बेचूंगा, मैं पिज्जा बनाऊंगा, मैं चाय बना के बेचूंगा। अब आजकल ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस फेमस हो रहे हैं, आपने देखा होगा कुल्हड़ पिज्जा पंजाब का, एमबीए चाय वाला। तो भैया आपको मार्केट समझनी पड़ेगी कि चाय की जो मार्केट है, चाय हर तबके का इंसान, हर वर्ग का इंसान पीना चाहता है। तो अगर मैं चाय बेचूंगा तो उसकी स्केलिंग ज्यादा हो पाएगी, लेकिन अगर मैं पिज्जा बेचूंगा और 250 रुपए का पिज्जा बेचूंगा तो शायद लोग कम खरीदेंगे। बिल्कुल वैसे ही आपको एक टारगेट मार्केट चुनना होगा, एंड गेटिंग कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स। और फिर मार्केट चुनने के बाद आपको कस्टमर्स अट्रैक्ट करने होंगे और फिर उनको ग्रो करना होगा। जैसे कि आज मेरे पास 10 कस्टमर हैं, कल मेरे पास 20 हो गए, परसों 40 हो गए, फिर 50 हो गए, फिर 80 हो गए, फिर 100 हो गए। बेटा इसी को हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। आपको अपने कस्टमर्स को ग्रो करना होगा। कस्टमर्स ग्रो कैसे होंगे उन सबके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। कस्टमर्स कैसे ग्रो होते हैं? आप उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करिए, वो माउथ मार्केटिंग करेंगे, इधर उधर जाएंगे, आपकी दुकान के बारे में बताएंगे और लोग आपके पास आएंगे, बस, ठीक है। एंड थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। और ये सब कैसे हो पाएगा? कस्टमर ग्रो कैसे हो पाएंगे? जब हम कस्टमर की वैल्यू का सामान क्रिएट करेंगे यानी कि बनाएंगे, कस्टमर्स को डिलीवर करेंगे यानी कि उन तक पहुंचाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनको हम बताएंगे। बनाएंगे यानी कि क्रिएटिंग, डिलीवरिंग यानी कि पहुंचाएंगे, और कम्युनिकेटिंग यानी कि बताएंगे। बताएंगे कि हम ये सामान ले रहे हैं। दैट इज व्हाट मार्केटिंग इज, है ना। मार्केटिंग का मतलब ही यही होता है कि आपको लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है कि यार ये है मेरा प्रोडक्ट और ये मार्केट का बेस्ट प्रोडक्ट है, खरीदोगे तो तुम्हारी नीड एंड वांट सेटिस्फाई हो जाएगी और तभी कस्टमर खरीदेगा। एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको।
मान लीजिए मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूं तो मैं कहूंगा कि हाँ यार, अगर ये वन शॉट तुम देखते हो तो तुम्हारा बहुत भला होने वाला है, क्लास 12 में मार्केटिंग का चैप्टर तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको और दिलचस्पी से पढ़ोगे और पूरा पढ़ोगे। ये कुछ बिल्कुल वैसे ही काम करता है, ठीक है ना। तो चलो यार, मार्केटिंग की डेफिनेशन, अच्छा भाई भाई मेरा मानना ये है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन सी वो मेन चीजें हैं जो आपको यहां पे पढ़नी है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के चैप्टर में। तो सुनो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मार्केटिंग के फंक्शंस। मार्केटिंग के फंक्शन से बेटा एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मार्केटिंग की फिलॉसफीज, मार्केटिंग मैनेजमेंट की कुछ फिलॉसफीज है। ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक है। और फिलॉसफीज पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है वो है मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स से ही आपका इस चैप्टर का 80% सिलेबस कवर होता है ना। मार्केटिंग मिक्स में 4 चीजें आती हैं। एक आता है प्राइस, एक आता है प्रोडक्ट, एक आता है प्लेस, और एक आता है प्रमोशन। यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 पीस होते हैं और हमको इन्हीं के सब पार्ट्स में पढ़ना होगा और हमारा धीरे धीरे मार्केटिंग का जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से फिनिश होगा। ठीक है, वन शॉट हमारा कंप्लीट होगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं मार्केटिंग के चैप्टर में और यहीं से आपको क्वेश्चन पूछने के लिए आएगा। अगर मैं कहूं कि इनमें से भी 3 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो 3 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केटिंग मिक्स है, उसके बाद मार्केटिंग फिलॉसफीज है और उसके बाद मार्केटिंग के फंक्शंस है। तो सर अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको पहले नंबर बताया ना, मार्केटिंग के फंक्शंस, हम लोग वही कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है सर मार्केट रिसर्च। अब देखो यार, जब भी तुम किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने मार्केट के अंदर जाओगे तो सबसे पहले तुम मार्केट की रिसर्च करोगे कि जो प्रोडक्ट मैं बनाने जा रहा हूं उसका मार्केट कितना बड़ा है, मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे बेच सकता हूं और मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। तो कंपटीशन वगैरह की जानकारी आप मार्केट रिसर्च में लेते हो। ठीक है, आपने पूरी मार्केट की रिसर्च कर ली कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं वो क्या मार्केट में बिकेगा। जो प्रोडक्ट मैं बना दूंगा, ठीक है, लेकिन क्या उसको बनाना मेरे लिए एफिशिएंट है, क्या मुझे रॉ मटेरियल अच्छे तरीके से मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, मैं लोगों तक पहुंचूंगा कैसे, बातचीत कैसे करूंगा। ये सारी चीजें आपको मार्केट रिसर्च में करनी पड़ती हैं। एक बार आपने अगर मार्केट रिसर्च कर ली, फिर आप मार्केट की प्लानिंग करते हो कि कब मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, पहले मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा या पहले से ही मैं बेचना शुरू कर दूंगा। ठीक है, मैं प्रोडक्ट को बनाऊंगा कहां, रॉ मटेरियल कितना आएगा और कहां से आएगा, आप पूरी प्लानिंग कर लोगे अपने बिजनेस की। ठीक है, प्लानिंग कर ली, उसके बाद आप पूरा फोकस डालोगे अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करने में और डेवलप करने में। देखो, जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है ना, तो उससे पहले उसका एक छोटा मॉडल क्रिएट कर लिया जाता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा। अब फोन है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि फोन कोई भी कंपनी, अब आज आप देखेंगे तो हर 2 महीने में नया फोन लॉन्च हो रहा है, हर 2 महीने छोड़ो, हर हफ्ते नया फोन लॉन्च हो रहा है। ठीक है, लेकिन अलग अलग कंपनियों का हो रहा है और वो कंपनीज फोन के ऊपर पूरी रिसर्च करती होंगी, कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को समझती होंगी। ले आज भी आईफोन के इतने फेमस होने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द लोगों के हाथ में आपको एमआई, पोको, वीवो, ओप्पो, मोटो, इन सबके फोन नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये दाम में कम होते हैं और जो है चलते भी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट डिजाइन करना है और उसको अच्छे तरीके से डेवलप करना है। आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह पे पूरा फोकस करना होगा, चाहे क्वालिटी की बात किया जाए, चाहे यहां पे फीचर्स की बात किया जाए या स्पेसिफिकेशन कह लो, आपका प्रोडक्ट मार्केट में बेस्ट प्रोडक्ट होना चाहिए। चौथा आता है बाइंग एंड असेंबलिंग। आप ये भी कर सकते हो कि आप जैसे कंप्यूटर है तो आपने इधर से मॉनिटर लिया, इधर से सीपीयू लिया, इधर से कीबोर्ड लिया, इधर से माउस लिया, पूरे सिस्टम को असेंबल किया और मार्केट में बेच दिया। ठीक है, तो बाइंग एंड असेंबलिंग भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन। बेटा स्टैंडर्डाइजेशन का जो ये स्टेप है, ये कहता है कि अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में हर चीज के स्टैंडर्ड को सेट करो। ठीक है, रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का होना चाहिए, स्टैंडर्ड सेट कर लो। ठीक, प्रोडक्ट जो बनके निकलेगा वो कैसा निकलेगा, उसकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट कर लो। कितना पैसा खर्च होगा, पहले से ही स्टैंडर्ड सेट कर लो। इसे कहते हैं प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। आप पहले से ये देख लीजिए कि प्रोडक्ट के लिए आपने क्या स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, आपको किस क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचाना है। छठा आता है प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग। फिर आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबलिंग के ऊपर बात करोगे। पैकेजिंग तो समझते हो ना, जैसे आप डोमिनोज लेके आते हो तो डोमिनोज का पिज्जा जो एक डब्बे में आता है, उस तरह की पैकेजिंग और लेबलिंग पे आपको फोकस करना होगा। आपको प्रोडक्ट के ब्रांड को प्रमोट करना होगा, यानी कि ब्रांडिंग। सर ये सारी चीजें कहां आती हैं, देखो बेटा, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ये तीनों चीजें प्रोडक्ट मिक्स में आती हैं। कहां आती हैं, प्रोडक्ट मिक्स में। ठीक है, और जो मैं आपको आगे पढ़ाने भी वाला हूं।
फिर आते हैं प्राइसिंग, आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस तय करोगे, दाम तय करोगे। जैसे इस मार्कर का दाम हो गया 20 रुपए, तो 20 रुपए, फोन का दाम है 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, जो भी दाम होगा वो आप डिसाइड करोगे। हमको ये पढ़ना है आगे कि प्राइस तय कैसे होता है, ठीक है, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजंस, ये पढ़ना है अपने को। आगे देखते हैं, ये हो गया 8वां और ये हो गया 9th, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, लोगों तक बात पहुंचानी है कि ये देखो ये है मेरा प्रोडक्ट, ये है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, अगर आप लेंगे तो नीड एंड वांट आपकी सेटिस्फाई होगी। फिर आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार आपने लोगों तक बात पहुंचा दी कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है और ये मार्केट का बेस्ट प्रोडक्ट है, लोग आपको ऑर्डर देंगे, आपको सामान बेचना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑल ओवर द इंडिया। अब अगर आप अभी देखें तो मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, अजियो या और भी जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर आप ऑर्डर करते हो तो ये आपके सामान को पहुंचा देते हैं 2 से 3 दिन में। सोचिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना स्ट्रांग होगा। आप अमेजॉन से ऑर्डर करके देख लो, आपने किया होगा, ऑनलाइन शॉपिंग करते भी होगे, 3-4 दिन में सामान आ जाता होगा। आप देश के किस कोने में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका सामान 3-4 दिन में, जो भी उनका एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट है वो उसमें आपको सामान दे देंगे। 1-2 दिन कभी देर हो जाए तो बात अलग है। सोचिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना स्ट्रांग होगा, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो उनका वेयर हाउसिंग है, वो कितना स्ट्रांग होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज। आप अपने सामान को जब तक वो डिमांड नहीं हो रही है, जब तक सप्लाई नहीं हो रही है, तब तक बचा के रखोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरी दुकान है और मैं एसी और कूलर बेचता हूं। अब ठंडियों के टाइम पे तो एसी कूलर बिकेगा नहीं, तो मुझे उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि ठंडी आएंगी तो एसी कूलर फेंक दूंगा, फेंकूंगा नहीं, उनको इस दुकान के अंदर स्टोर कर लूंगा, वेयर हाउस में उसको बचा के रखूंगा, जब गर्मी आएंगी तो फिर से बेच दूंगा। फिर आता है 12वां, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आप करते हो। और बेटा लास्ट है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। ये कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्या होती है सर, मैं बताता हूं। आप फोन लेके देखो, फोन पे 1 साल की वारंटी मिलती है। अगर आपके फोन के सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत है तो वो आपके फोन को रिपेयर कर देते हैं सर्विस सेंटर वाले। अगर वो रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो वो आपके फोन को रिप्लेस कर देते हैं। अगर वो रिप्लेस नहीं कर पाते हैं तो वो आपके फोन को रिफंड कर देते हैं, आपके जो पैसा है वो रिफंड कर देते हैं। तो रिपेयर, रिप्लेस, रिफंड, ये 3 आर होते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विस में, ठीक है, जो भी आप आफ्टर सेल सर्विस देते हो। अब मान लो भाई मैं कहूं कि मैंने एक दुकान से टीवी खरीदी। अब बेटा टीवी कोई खाने का आइटम तो है नहीं कि कार में भरा, बाइक में पीछे पकड़ के टीवी लेके आ रहे हैं, नहीं, वो आपको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी। एक बार घर आ गई दरवाजे के अंदर, फिर आपको दीवार में हैंग करनी पड़ेगी। और ये हमारे बस की बात नहीं है, ये जो बंदे एक्सपर्ट हैं वही करेंगे, यानी कि इसे भी आफ्टर सेल सर्विस के अंदर ही या कस्टमर सपोर्ट सर्विस के अंदर हम लोग डालते हैं। तो दीज ऑल द 13 थिंग्स विच आर मेंशन्ड हियर आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। आप मार्केटिंग के अंदर ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हो, ठीक है। आप बेटा मैं साइड हो जा रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, पॉज करके वीडियो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो देखो यार कितना इजी है, समझने के ऊपर है। अच्छा सर, क्या ये हमको बोर्ड्स के पेपर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने के लिए आ सकता है? हो सकता है बेटा आ जाए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लॉजिकली सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको याद करने की कोशिश मत करिएगा, आप मेरी सलाह माने, आप इसको 10 बार पढ़ लें, ठीक है। 1 से लेकर 13 तक आप 10 बार रीड कर लो, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा जब आप लॉजिक से समझोगे। भाई जैसे मैंने आपको लॉजिक लगाया, अब कोई बच्चा शायद ये गलती मतलब 1 लाख बच्चों में से एक बंदा कर दे कि भैया प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट को ऊपर कर दे। भैया प्रोडक्ट तो बाद में बनाओगे ना, लॉजिक बता रहा हूं, प्रोडक्ट तो बाद में बनाओगे, पहले तो मार्केट प्लानिंग करोगे, पहले तो मार्केट रिसर्च करोगे, फिर प्रोडक्ट बनाओगे ना। तो इस तरह के लॉजिक को लगा के आप जो है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग को लिख सकते हो। एक और तरीका है, आप सोच लो कि आप बिजनेसमैन हो, आपको मार्केटिंग करनी है, तो पहले कौन सा फंक्शन करोगे? पहले तो मार्केट रिसर्च ही करोगे ना। कुछ इस तरीके के लॉजिक को लगा के आप इसको याद कर सकते हो, है ना, और पेपर में लिख के भी आ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज, और हमको वो पढ़ना है। तो देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो फिलॉसफीज है ना, वो 5 होती हैं। पहला होता है आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन। दूसरा होता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। तीसरा होता है सेलिंग कंसेप्ट। चौथा होता है आपका मार्केटिंग कंसेप्ट। और 5वां होता है आपका सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। अगर मैं प्रोडक्शन कंसेप्ट की बात करता हूं, प्रोडक्शन कंसेप्ट में कहा जाता है कि अपने प्रोडक्ट को इतना ज्यादा मैन्युफैक्चर करो कि वो हर जगह अवेलेबल हो पाए, यानी कि यहां पे जो फोकस होता है वो अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी पे होता है। जो आपका प्रोडक्ट है वो दुनिया जहान के हर गली कूचे में, सड़क के कोने पे मिले, ठीक है,
और वो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, यानी कि लोग उसको खरीद पाए, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अब देखो, जितना लार्ज स्केल आप प्रोडक्शन करोगे, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती जाएगी, और अगर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी ना, तो फिर आप उसका प्राइस भी कम कर दोगे, लोगों को सस्ते में मिलेगा। इसे कहते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट, यानी कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात हो रही है। प्रोडक्ट कंसेप्ट में कह रहे हैं कि अपना प्रोडक्ट की जो फीचर्स है वो और बेहतर करते जाओ, यानी कि फीचर्स पे काम करो, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करो। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा कि आईफोन है, तो आईफोन की बात की जाए तो भाई आईफोन 4, 3, 4 से तो मैं देख रहा हूं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, गिनती नहीं बता रहा हूं, आईफोन के मॉडल बता रहा हूं। ठीक है, और 15 आ गया, 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स, ठीक है, ऐसे करके फोन के मॉडल आते हैं। अब हर फोन में पुराने वाले फोन से ज्यादा फीचर होते हैं, ज्यादा क्वालिटी होती है, इसी वजह से हर फोन उनका बिकता है। अच्छा, फिर आता है बेटा सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट बात करता है कि ज्यादा से ज्यादा बेचो, जो भी तुम्हारे पास सामान है, जो भी एग्जिस्टिंग सामान तुम्हारे पास रखा हुआ है, उसको बेचो बेचो बेचो, कैसे भी करो, बस बेचो। यहां पे सेल प्रमोशन की टेक्निक लगाओ, रिबेट दो, डिस्काउंट दो, वाउचर दो, ऑफर दो, कुछ भी करो। ठीक है, प्रदर्शनी लगाओ, एग्जीबिशन लगाओ, बेचो। मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि मार्केटिंग करो, जो अभी मैंने आपको फंक्शन बताया ना मार्केटिंग के, वो सारे इसके अंदर आते हैं, कि लोगों तक अपने सामान के बारे में बात पहुंचाओ। ये स्पीकर देख रहे हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे पहुंचाओ, बैनर लगाओ, अमिताभ बच्चन से ऐड करवाओ, शाहरुख खान से ऐड करवाओ, कुछ भी करवाओ, मार्केटिंग करो अपने प्रोडक्ट की। और सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है, सोसाइटल कंसेप्ट कहता है कि ठीक है, मार्केटिंग तो ठीक है, बट लोगों की, यानी कि समाज की भलाई के लिए भी आप काम करें। क्योंकि अगर आप समाज की भलाई के लिए काम करोगे, अगर आप फेयर क्वालिटी गुड लोगों को दोगे, तो लोग आपके कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा सोचेंगे, वो आपकी कंपनी से सामान खरीदेंगे। ठीक है, अगर आप फेयर क्वालिटी गुड्स देते हो, है ना, रीजनेबल रेट पे देते हो, मैं लिख देता हूं, अगर आपकी कंपनी फेयर क्वालिटी गुड देती है, अच्छी क्वालिटी का सामान देती है ना, रेट भी रीजनेबल है, रीजनेबल रेट भी है, आप सारे कानूनों का पालन करते हो, लॉ अबाइडिंग आपकी कंपनी है, सारे कानून आप समझते हो और उसका पालन करते हो, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इमेज, एक अच्छी इमेज आपकी कंपनी की मार्केट में बिल्डअप हो जाती है, और इसे ही हम लोग सोसाइटल कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज, लेकिन अभी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, इनको मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, ऐसे नहीं बात खत्म होगी भैया। ठीक है, इसको डिटेल में समझना होगा, और डिटेल में समझने के लिए मेरे पास बेस्ट ऑप्शन ये कि मैं आपको ये चार्ट दिखा दूं। अब ये चार्ट ऐसा है भैया कि एक बार जिस बच्चे ने पढ़ लिया, मैं यकीन मानता हूं, यकीन कर रहा हूं कि भैया ये तुमको समझ में आ जाएगा। ये चार्ट इतना बेहतरीन चार्ट है, ठीक है, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मेन फोकस क्या है। तो चलो समझते हैं, चलो आ जाओ। सबसे पहला आता है द प्रोडक्शन कंसेप्ट, फिर आता है द प्रोडक्ट कंसेप्ट, फिर आता है द सेलिंग कंसेप्ट, फिर आता है द मार्केटिंग कंसेप्ट, और फिर आता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। यानी कि लाइन से मैंने यहां पे लिख दिए। इधर आते हैं हम लोग, कुछ बेसिस है। सबसे पहला बेसिस है स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा बेसिस है मेन फोकस, तीसरा बेसिस है मींस, और चौथा बेसिस है एंड। यानी कि शुरू कहां हो रहा है, इस कंसेप्ट का मेन फोकस कहां पे है, थर्ड है मींस, और चौथा है एंड। इन चारों बेसिस के तराजू पे हम इन सारे कंसेप्ट को तौलेंगे। तो चलो मेजर करते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट की। अगर मैं प्रोडक्शन कंसेप्ट के स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूं कि प्रोडक्शन कंसेप्ट स्टार्ट कहां से होता है, उसके लिए मुझे समझना होगा कि प्रोडक्शन कंसेप्ट होता क्या है। बेसिकली प्रोडक्शन कंसेप्ट कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सामान मैन्युफैक्चर करो, बनाओ 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 बनाओ। तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फैक्ट्री है। कहां बनेगा, फैक्ट्री में बनेगा ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका फैक्ट्री। मेन फोकस क्या है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, जितनी ज्यादा क्वांटिटी आप बनाओगे उतना ही एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो मेन फोकस है प्रोडक्ट की क्वांटिटी। हम इस प्रोडक्शन कंसेप्ट में कैसे उसको अचीव करेंगे, कैसे उसमें बेस्ट हो पाएंगे, जब हम अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करा पाएंगे और दुनिया भर में पहुंचा पाएंगे और सस्ता और कर पाएंगे, सस्ता अफोर्डेबल। ठीक है, एंड क्या है बेटा, एंड है प्रोडक्शन कंसेप्ट का कि आप प्रॉफिट कमाएं। प्रॉफिट तो हर चीज का एंड है, पैसा कमाना है कुल मिला के, तभी मार्केटिंग कर रहे हैं। पैसा कमाएंगे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से। पैसा किससे कमाएंगे, प्रोडक्शन के वॉल्यूम से। जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, और उतना ही ज्यादा हमारा जो सामान है वो अफोर्डेबल हो पाएगा। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट की। ठीक है, इसको समझते हैं। प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फैक्ट्री, क्योंकि बेटा प्रोडक्ट के अंदर भी
जितने भी आप इंप्रूवमेंट करेंगे वो कहां करेंगे, वो भी आप फैक्ट्री के अंदर ही करेंगे। तो इसीलिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी फैक्ट्री है। मेन फोकस क्या है यहां पे? मेन फोकस क्वांटिटी नहीं है, यहां पे मेन फोकस है प्रोडक्ट की क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर्स। क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर्स। आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जो मार्केट में आउट परफॉर्म करे, क्वालिटी बेहतरीन हो, फीचर्स बहुत ढेर सारे हो, तो प्रोडक्ट बिकेगा, ऑब्वियस सी बात है बिकेगा। ठीक है, फिर आता है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। क्या कर सकते हो आप बेटा इस प्रोडक्शन कंसेप्ट में उस्ताद बनने के लिए? आप अपने प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हो और ज्यादा अच्छा बना सकते हो। प्रॉफिट तो कमाना ही है, एंड पॉइंट क्या है? प्रॉफिट तो कमाना ही है, लेकिन कैसे कमाएंगे? प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करके हम प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी। आई होप कि बच्चा आप लोग बात समझ गए होंगे। आते हैं सेलिंग कंसेप्ट पे। सेलिंग कंसेप्ट कहां से शुरू होता है? फैक्ट्री से ही शुरू होता है। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, आपने कभी कभी आप जो कंज्यूमर्स है ना, वैसे तो कंज्यूमर्स रिटेलर से लेते हैं, रिटेलर होलसेलर से लेते हैं, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, आगे पढ़ाऊंगा ये। लेकिन कभी कभी मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच देता है। मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली सामान जो है वो कंज्यूमर को बेच देता है। इसी वजह से ये जो सेलिंग कंसेप्ट है ये भी फैक्ट्री से स्टार्ट होता है। अब सेलिंग कंसेप्ट का मेन फोकस क्या है कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो भी आपकी दुकान में, वेयरहाउस में, स्टोरेज में रखा है सामान, उसको सेल करो। सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मींस क्या है? मींस है सेलिंग एंड प्रमोटिंग। मींस है बेचो बेचो बेचो, और कोई मींस नहीं है। कुछ भी करो, बेचो। अब मैं आगे आपको सेल प्रमोशन की टेक्निक्स पढ़ाने वाला हूं, तो वहां पे पता लग जाएगा कि कैसे बेचना है। और एंड क्या है बेटा? कि प्रॉफिट कमाना है थ्रू सेल्स वॉल्यूम। आपको प्रॉफिट कमाना है थ्रू सेल्स वॉल्यूम। सेल्स बढ़ानी है, जितनी ज्यादा सेल्स बढ़ेंगी उतना ही ज्यादा आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। आते हैं बच्चा मार्केटिंग कंसेप्ट पे। मार्केटिंग कंसेप्ट शुरू होता है मार्केट से, बट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? यहां पे मार्केट है। यहां पर यहां का मेन फोकस पता है क्या है? सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड एंड वांट्स। तो यहां पे लिख दे रहा हूं, सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड एंड वांट्स। कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना है मार्केटिंग कंसेप्ट में। ओके जी, आगे देखते हैं। इसमें जो मेन जो आपका मीन्स है वो क्या है? कि मार्केटिंग के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना है, तभी मार्केटिंग कंसेप्ट में आप उस्ताद बन पाओगे। और प्रॉफिट कैसे कमाओगे? एंड पॉइंट क्या है? आप बेटा प्रॉफिट कमाओगे जितना ज्यादा आपका कस्टमर सेटिस्फाइड फील करेगा, है ना, उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। सर कैसे? देखो बेटा, एक सेटिस्फाइड कस्टमर अपने दोस्त को भी बताता है, यार वहां की चाय पी के देखना यार, बहुत मजेदार चाय थी। यार पता है वो जवान पिक्चर आई है शाहरुख खान की, जाके देखना हॉल में, बहुत अच्छी पिक्चर थी। यार पता है वो टाइगर 3 आने वाली है सलमान खान की, ट्रेलर देखा यार, क्या मस्त ट्रेलर है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है, जो ऑडियंस है आपकी वो देख रही है आपके सामान को, समझ रही है, तो वो आगे और लोगों को बताएंगे, और भी लोग आपका सामान खरीदेंगे। ठीक है, फिर आते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट पे। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है? स्टार्टिंग पॉइंट है मार्केट एंड सोसाइटी, यानी कि सामान कहां बिकना है, और सोसाइटी यानी कि समाज की भलाई की बात भी यहां पे हो रही है। यहां पे मेन फोकस है कस्टमर की नीड्स एंड वांट को तो सेटिस्फाई करना ही है, जो कि यहां पे भी लिखा हुआ है, देखो सेम सेम हो गया, कस्टमर नीड। लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा क्या है कि सोशल वेलफेयर के बारे में भी आपको बात करनी है ना। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग यहां पे, इंटीग्रेटेड मार्केट यहां पे की क्या, यानी कि मार्केट यानी कि पूरी सोसाइटी की हमें भलाई की बात भी करनी है। और एंड पॉइंट क्या है कि आप प्रॉफिट कमाएंगे, ऑब्वियसली कमाएंगे, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ आपको सोशल वेलफेयर भी करना होगा। सोशल वेलफेयर यानी कि समाज की भलाई में थोड़े बहुत पैसे आपको खर्च करने होंगे, क्योंकि आप भी समाज का हिस्सा है, आपकी कंपनी भी समाज का एक हिस्सा है। ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चा आपका सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, और आई होप कि आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये पांचों की पांचों जो मेरे पीछे लिखी हुई है ना, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज है। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों ने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया है, समझ लिया है। चलिए आते हैं, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। किसी क्लास में मैं आपको समझा दूंगा, किसी लाइव क्लास वगैरह में क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आपको सारी चीजें समझा दूंगा।
बेसिकली प्रोडक्शन कंसेप्ट में हम लोग प्रोडक्ट की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट कंसेप्ट में कह रहे हैं कि क्वालिटी परफॉर्मेंस फीचर को और इंप्रूव करो, सेलिंग कंसेप्ट में बेचो, मार्केटिंग में कस्टमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करो, और सोसाइटल मार्केटिंग में सोशल वेलफेयर का ध्यान भी आपको रखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो भैया अब शुरू होती है हमारी असली जंग, जो है मार्केटिंग मिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केटिंग मिक्स को। मैंने आपको बताया कि तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस, मार्केटिंग की फिलॉसफीज और मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में चार मिक्स होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्ट के अंदर पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें आती हैं। तो हम ये सारे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले आता है आपका प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट होता क्या है सर, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। प्रोडक्ट कोई भी वो चीज होती है जो सामने वाले की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करे। जैसे कि मेरे सामने एक वाटर बॉटल रखी हुई है, वो मेरी कौन सी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, वो मेरे पानी पीने की नीड को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, मैं उस बोतल में पानी पी पा रहा हूं, यानी कि मेरी प्यास बुझाने का काम कर रही है, प्रोडक्ट है। मैं फोन पे बात करता हूं, प्रोडक्ट है। मैं मार्केट से लिखता हूं, प्रोडक्ट है। मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाता हूं, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट इज एनीथिंग ऑफ वैल्यू। प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी ऐसा सामान जो वैल्यूएबल हो सामने वाले के लिए, दैट इज अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए अगर हम कोई भी सामान बनाते हैं तो उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट डिसीजन लेते समय कि प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, कैसा बनाना है, कुछ फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी आपको, प्रोडक्ट की लेबलिंग करनी पड़ेगी आपको, लेबल वगैरह लगाना पड़ेगा। जैसे टी शर्ट लेके आओ तो पीछे यहाँ पे लेबल होता है ना, शर्ट लेके आओ तो पीछे लेबल होता है ना, लेबल आप शर्ट पहनने से पहले फाड़ के फेंक देते हो। ठीक है, फिर आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग, आपको अपने प्रोडक्ट को पैकेट में डालना होगा बेचने के लिए। और इन सबसे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रोडक्ट का लेआउट, यानी कि प्रोडक्ट कैसा होगा, उसके फीचर्स क्या क्या होंगे, उसकी क्वालिटी क्या होगी, कि भाई प्रोडक्ट हमारा कोई कस्टमर क्यों खरीदेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। जैसे फोन ले रहे हो तो फोन की बिल्डअप क्वालिटी, फोन के कैमरे की क्वालिटी, फोन के स्क्रीन की रिजोल्यूशन की क्वालिटी, है ना, कितना स्टोरेज है, उसकी बात यहां पे होती है। फिर आते हैं डिजाइन पे कि भैया प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा है, प्रोडक्ट आपका दिखने में कैसा है। तो ये सारे डिसीजंस आप प्रोडक्ट लेते समय लेते हो। एक प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ वो प्रोडक्ट नहीं आता है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे प्रोडक्ट के अंदर एक फिजिकल प्रोडक्ट आता है। यहां पे फिजिकल प्रोडक्ट क्या है बेटा, यहां पे फिजिकल प्रोडक्ट है ये फोन, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपने फोन लिया तो आपको फोन भी मिल रहा है, आपको चार्जर भी मिल रहा है, आपको ईयरफोन भी मिल रहा है, आपको एक पिन मिल रही है ट्रे वाली, आपको कुछ इस तरीके का चार्जर का एडॉप्टर वो भी मिल रही है, तार मिल रही है, और यहां पे आपको फोन का कवर भी मिल रहा है। तो फिजिकल प्रोडक्ट के अलावा आपको यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी कि अगर मैं बात करता हूं, यानी कि बात करता हूं अगर मैं फोन की बात करता हूं तो 1 साल की जो वारंटी मिलती है, आफ्टर सेल सर्विस वगैरह, वारंटी वगैरह आपको दी जाती है फोन के ऊपर। हैंडलिंग ग्रीवियांसेस, अगर कोई समस्या आ जाए तो आप कहां कॉल कर सकते हो, कैसे बातचीत कर सकते हो। एक आपको मैनुअल बुकलेट भी मिलती है, यहां पे देख सकते हो आप। ठीक है, एक मैनुअल बुकलेट आपको मिल जाएगी। और रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, अगर आपका फोन या कोई भी अदर प्रोडक्ट खराब होता है तो हम उसको रिप्लेस, रिपेयर या फिर रिफंड करेंगे। इन सब ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पैकेजिंग पे। अब हम लोग को तीन चीजें पढ़नी है प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। पहला आता है पैकेजिंग, दूसरा आता है लेबलिंग, और तीसरा आता है ब्रांडिंग। पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क, कुल मिला के चार चीजें पढ़नी है, पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आता है सर पैकेजिंग। बेटा पैकेजिंग क्या होती है, आप देखो, आप डोमिनोज पिज्जा की बात करो। डोमिनोज एक जो पिज्जा देता है वो अपने एक डब्बे में देता है ना। आप बेटा केक की बात करो, जब भी केक लेके आते हो एक डब्बे में लेके आते होगे। आप टूथपेस्ट की बात करो, वो एक ट्यूब में होता है। ठीक है, आप हॉर्लिक्स की बात करो, एक डब्बे में आता है। ठीक है, आप किसी भी सामान की बात करो वो कहीं ना कहीं एक पैकेजिंग में रहता है। पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ सूटेबल रैपर और कंटेनर फॉर अ प्रोडक्ट। पैकेजिंग एक पूरी प्रोसेस है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक कवर, एक रैपर, या फिर आप कह सकते हो एक कंटेनर बनाते हो। और वो कंटेनर सिर्फ सिंपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कंटेनर या वो रैपर थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। सर अट्रैक्टिव कैसा, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। आपने कुरकुरे का पैकेट देखा है, बिल्कुल ऑरेंज कलर का होता है और दूर से देखते ही नजर आ जाएगा। आपने डेयरी मिल्क चॉकलेट का पैकेट देखा है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है, और दूर से आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेयरी मिल्क है। आपने 5 स्टार का देखा है,
फाइव स्टार का चॉकलेट का जो रैपर है वो गोल्डन कलर का होता है, दूर से ही समझ में आ जाएगा। यानी कि पैकेट ऐसा होना चाहिए जिससे कस्टमर से अट्रैक्ट हो कि यार बड़ा अच्छा पैकेट है यार, क्या रखा है इसमें, ऐसा जरा खोल के देखते हैं। ठीक है, फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। भाई ये पैकेजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात तो ये कि बेटा जो पैकेट होता है ना वो सामान को प्रोटेक्ट करता है, उसको हेल्दी बनाए रखता है। ठीक है, जैसे बेटा कुरकुरे है, आप कुरकुरे का पैकेट फाड़ोगे तो एक हवा निकलेगी, कहीं ना कहीं वो जो है हवा उसमें भरी जाती है, इसलिए नहीं ताकि वो फूला फूला दिखे, इसलिए ताकि उसका कुरकुरापन ना जाए। चिप्स के पैकेट में या नटखट में आपको हर जगह वो देखने के लिए मिलती है। तो हेल्थ का ख्याल रखा जाता है। सैनिटेशन, आप साफ सफाई से उस प्रोडक्ट को यूज कर सके, इसका ख्याल रखा जाता है। पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे आउटलेट पे जो कि सेल्फ सर्विस है। बेटा सेल्फ सर्विस आउटलेट का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है डोमिनोज। डोमिनोज के अलावा आप देखें बहुत सारे हैं, बर्गर बर्गर किंग। ठीक है, बर्गर किंग के अलावा आप देखें तो मैकडोनल्ड, ये सारे जो आउटलेट होते हैं बेटा ये सेल्फ सर्विस आउटलेट होते हैं। सेल्फ सर्विस आउटलेट का मतलब है कि आप जाते हो, ऑर्डर देते हो, पैसा कटाते हो और फिर वहां पे एक काउंटर के ऊपर एक नंबर लिख के आता है, ऑर्डर नंबर 401। तो आप जाओगे और आपका ऑर्डर वो एक ट्रे में करके दे देंगे और आपका पिज्जा एक डब्बे में करके दे देंगे। आप खुद वो ट्रे पकड़ के लाओगे, अपनी चेयर पे रखोगे और फिर उसको खाना शुरू करोगे। यानी कि यहां पे किसी भी तरीके का कोई भी वेटर आपको नहीं मिल रहा है, आप सब कुछ सेल्फ सर्विस से कर रहे हो। सेल्फ सर्विस आउटलेट उसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे पैकेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बर्गर ऐसी हाथ में रख देगा, बर्गर ये लो बर्गर हाथ में रख दिया, नहीं वो अच्छा नहीं लगेगा। बर्गर का डब्बे में होना बहुत जरूरी है, पिज्जा का पैकेट में होना बहुत जरूरी है, डब्बे में होना बहुत जरूरी है सेल्फ सर्विस आउटलेट में। इसके बाद अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा इनोवेटिव लगेगा, उसकी पैकेजिंग थोड़ी अट्रैक्टिव लगेगी, सुंदर लगेगी, तो वो प्रोडक्ट के वैल्यू में थोड़ा एडिशन भी करती है। लोग कभी कभी पैकेट के साथ सामान देने में अच्छा महसूस करते हैं। एग्जाम्पल दूं, देता हूं। आपने एक प्रोडक्ट देखा होगा डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन, डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन। ठीक है, अब डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन वाले डब्बे में अंदर दिवाली में आपने देखा होगा उसके डब्बे पे दिवाली की फोटो वोटो रहती है, लाइट वगैरह। रक्षाबंधन में आपने देखा होगा एक कार्टून, मतलब कार्टून क्या, एक भाई अपने बहन को राखी बांधते हुए ऐसी एनिमेटेड फोटो वहां पे चिपकी होती है। बेसिकली जब आप इस डब्बे को फाड़ेंगे तो पॉपिंस है ना, और जो वो कलर वाले आते हैं चॉकलेट्स, वो अलग अलग चॉकलेट्स होंगी और अलग अलग चॉकलेट्स अलग अलग उसमें जो है स्पेस में रखी होंगी, होती वो चॉकलेट ही है। आप उनको बाहर से भी खरीद सकते हो, लेकिन अगर आप डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन खरीद रहे हो तो वो इसलिए ले रहे हो ताकि आपको गिफ्ट करने में अच्छा लगे। ठीक है ना, तो इसीलिए कह रहा हूं कि अगर पैकेजिंग अच्छी होगी तो आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू में कुछ एडिशन दे पाओगे। आप चाहो तो आप छोटे छोटे प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो, डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन खरीदते हो ताकि वो पैकेट में रहे, एक डब्बे में रहे, तो देने में अच्छा लगे। ठीक है, और लेने वाले को भी अच्छा लगे। लास्ट में आता है फैसिलिटेट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करना, कि कुरकुरे और लेज लोग एक ना समझें, डेयरी मिल्क और फाइव स्टार लोग एक ना समझें, उन सबको अलग अलग समझें कि कुरकुरे और लेज अलग अलग है, डेयरी मिल्क और फाइव स्टार अलग अलग है। ठीक है, कैसे अलग अलग होगी, है चॉकलेट ही, लेकिन आप पहचानोगे कैसे, उनके पैकेट से तो पहचानोगे ना। कुरकुरे और लेस पैकेट से ही पहचान पाओगे कि भाई लेस का हरा पैकेट है, कुरकुरे का ऑरेंज ही आता है, आप समझ गए, या फिर पढ़ के देख लो। तो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने का काम भी बेटा पैकेजिंग का ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग में मैं आपको ये फोटो दिखा देता हूं। तो ये होती है बेटा आपकी प्राइमरी पैकेजिंग, ये होती है आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग, और ये होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखें तो टूथपेस्ट जो है वो एक ट्यूब में आता है। ठीक है, अब टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है वो आपको प्रोडक्ट को यूज करने के लिए देती है ना। भाई आपका टूथपेस्ट जब आप नया नया लाए, आप तब भी उसको ब्रश पे लगा के कर रहे हो। आप 30वें दिन पे जब ये खाली होने वाला है तब भी आप इसी ट्यूब के यूज को, मतलब इसी ट्यूब को यूज करके आप उसमें से टूथपेस्ट निकाल रहे हो। प्रोडक्ट के यूज को फैसिलिटेट करना प्राइमरी पैकेजिंग का काम होता है। प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने का काम सेकेंडरी पैकेजिंग का होता है। आपका जो ये ट्यूब है ये भी एक डब्बे में आएगा ताकि ट्यूब दबे ना, कोई चोट ना लगे, है ना, और वो सुरक्षित रहे, प्रोटेक्ट करने का काम। ट्रांसपोर्टेशन या टर्शरी पैकेजिंग का मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना वो ट्रांसपोर्ट करने में कोई दिक्कत ना है। अगर आप ऐसे कर करके 100-200 डब्बे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो कोई इधर गिरेगा, कोई उधर गिरेगा। हम इन सारे डब्बों को
एक बड़े से कार्टन में रख देते हैं, एक बड़े से वुडन बॉक्स में या पेपर के बॉक्स में रख देते हैं, ताकि ये प्रोडक्ट इधर उधर गिरे ना, और हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। और अब हम लोग समझ लेते हैं लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। सबसे पहला आता है बेटा आपका प्राइमरी पैकेज। प्राइमरी पैकेज को इमीडिएट कंटेनर भी कहा जाता है प्रोडक्ट का, जो मैंने अभी आपको दिखाया। सेकेंडरी पैकेजिंग को एडिशनल प्रोटेक्शन कहा जाता है, कि प्रोडक्ट को एडिशनली हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग किया जाता है ताकि स्टोरेज में, यानी कि सामान को स्टोर करने में, सामान को आइडेंटिफाई करने में और सामान को ट्रांसपोर्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये होते हैं बेटा लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। पहला है प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरा है सेकेंडरी पैकेजिंग, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। आई होप कि आप लोग पूरी बात जो है समझ गए होंगे यहाँ पे। तो ये लेवल्स ऑफ पैकेजिंग हो गई। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको दिखा दिया, फोटो देख के आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पता है क्या है? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। आप अपने प्रोडक्ट का पैकेजिंग ऐसे करेंगे कि वो मार्केट में आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको ढूंढा जा सके, देखा जा सके। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने का काम पैकेजिंग करती है। ठीक है, उसको सुरक्षित रखने का काम। प्रोडक्ट के यूज को फैसिलिटेट करने का काम पैकेजिंग करती है। और प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम भी पैकेजिंग का ही होता है, यानी कि प्रमोशन, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कुरकुरे लेज वाला। ओके, आते हैं और समझते हैं बेटा ब्रांडिंग। हम लोगों ने देखो पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, तीन चीजें होती हैं प्रोडक्ट मिक्स में। हम लोगों ने पैकेजिंग समझ ली है, ब्रांडिंग समझते हैं। बेसिकली ब्रांड क्या होता है बेटा? ब्रांडिंग, ब्रांड क्या होता है? बहुत सारे ब्रांड के एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। आप ऑडी का एग्जांपल ले लो, आप बीएमडब्ल्यू का एग्जांपल ले लो, ये सारे ब्रांड ही तो है ना। आप जैगुआर का एग्जांपल ले लो अगर आप ऑटोमोबाइल में जाते हो, आप मारुति का एग्जांपल ले लो, आप टाटा का एग्जांपल ले लो, hyundai ले लो, किया ले लो। अब ऐसे ही हर इंडस्ट्री में अलग अलग ब्रांड है। इस इंडस्ट्री को हम लोग क्या कहेंगे? इस इंडस्ट्री को हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहेंगे। और ये सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामचीन जाने माने ब्रांड हैं। अगर आप फोन की बात करें तो पोको, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, मोटोरोला, एमआई, रेडमी, ये सारे बेटा आपके फोन के ब्रांड हो गए। ठीक है, फोन वाले, मोबाइल फोन वाले ये ब्रांड हो गए। तो ये ब्रांड बेसिकली क्या होता है? ब्रांड एक ऐसी चीज होती है, अब देखो अगर आप ओप्पो की बात करें तो ओप्पो ब्रांड के अंदर बहुत सारे फोन लॉन्च हो चुके हैं, यानी कि इनके बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं। अगर आप मारुति की बात करें तो मारुति की ऑल्टो भी है, मारुति की वैगनार भी है, मारुति की सुजुकी भी है, स्विफ्ट डिजायर भी है ना, स्विफ्ट वीडीआई भी है, बहुत सारी गाड़ियां हैं। ठीक है, तो एक ब्रांड के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो अब समझते हैं कि ब्रांडिंग क्या होता है। तो सर ब्रांड और ब्रांडिंग में फर्क है। ब्रांडिंग एक प्रोसेस है, जैसे पैकेजिंग जहां पे आईएनजी लग जाता है ना, वो एक प्रोसेस हो जाता है। पैकेजिंग एक प्रोसेस है, ब्रांडिंग एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है सर? ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ नेम। आपको सबसे पहले एक ब्रांड नेम रखना पड़ेगा, जैसे ओप्पो, वीवो, ये सारे नाम ही तो है। उसके बाद साइन और सिंबल, यानी कि ब्रांड मार्क, आपको एक ब्रांड मार्क रखना पड़ेगा। एग्जांपल देता हूं, ऑडी का ब्रांड मार्क आपने ऐसा कुछ देखा होगा। ठीक है, लोगो आप कह सकते हो, या सिंबल कह सकते हो, या ब्रांड मार्क कह सकते हो। 4 छल्ले, ये ऑडी का ब्रांड मार्क है। ठीक है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ अ सेलर। और इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, चाहे वो ब्रांड नेम हो चाहे वो ब्रांड मार्क हो, ताकि आप सेलर के प्रोडक्ट को पहचान सकें और उनको कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से अलग कर सके। पढ़ लेते हैं। टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ अ सेलर और अ ग्रुप ऑफ सेलर्स एंड टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम दोस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। और कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से उसको अलग स्टैंड आउट करवा सके। तो ब्रांडिंग एक प्रोसेस है जहां पे आप ब्रांड का नाम रखते हो, जिसको हम लोग ब्रांड नेम कहते हैं, साइन और सिंबल रखते हो, जिसको हम लोग ब्रांड मार्क कहते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ अ सेलर और अ ग्रुप ऑफ सेलर्स एंड टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से आप उसको डिस्टिंग्विश करवाते हो। ओके, तो अब आते हैं ब्रांड मार्क पे। बेटा ये आप देख सकते हो, ये एक मार्क है, ब्रांड मार्क है। आप आसानी से बताओ कि ये ब्रांड मार्क किसका है। बेटा ये आपने शूज पे, टी शर्ट्स पे ऐसा मार्क देखा होगा। ब्रांड मार्क बेसिकली पहचाना जा सकता है
ब्रांड मार्क कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बट इज नॉट अटरेबल, बोला नहीं जा सकता है, ठीक है, पहचान सकते हो, बोल नहीं सकते हो। फिलहाल वो ये ब्रांड मार्क जो है वो नाइकी का ब्रांड मार्क है, ठीक है। लेकिन आता है ब्रांड नेम, जिसको आप बोल भी सकते हो। नाइकी ये ब्रांड नेम है और ब्रांड नेम का ये ब्रांड मार्क है, इन दोनों चीजों को मिला के बनती है ब्रांडिंग। फिर आते हैं बच्चों ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क हम लोग का हो जाएगा, ट्रेडमार्क इज यूज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ रजिस्टर्ड ब्रांड। बेटा जो भी ब्रांड रजिस्टर्ड होगी ना उसको ट्रेडमार्क प्रोवाइड किया जाता है। सर ये ट्रेडमार्क दिखता कैसे? अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ इस तरीके का साइन दिखता है तो समझ लीजिएगा कि उस प्रोडक्ट के ऊपर उस कंपनी ने ट्रेडमार्क करवा रखा है। सर किस किस चीजों पे, किन चीजों पे सर ट्रेडमार्क लगता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप ये बॉटल देख रहे हो, ठीक है, अब ये कोका कोला की आपको कोल्ड ड्रिंक की बोतल नॉर्मल सी लग रही होगी, लेकिन बेटा मैं आपको बताता हूं कि इस बोतल के शेप के ऊपर और इस बोतल के नाम के ऊपर, कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल है, इन दोनों को ट्रेडमार्क आप करा सकते हो। इसको भी आप ट्रेडमार्क करा सकते हो, इसको भी आप ट्रेडमार्क करा सकते हो। आपके नाम को कोई और यूज नहीं कर पाएगा, आपके बॉटल के शेप को कोई और यूज नहीं कर पाएगा। आते हैं प्रोडक्ट के सिंबल को, ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं मैकडोनल्ड का आई एम लविंग इट, तो मैकडोनल्ड का जो सिंबल है आप इसको भी ट्रेडमार्क करा सकते हो। आप इस स्लोगन को आई एम लविंग इट, आप इसको भी ट्रेडमार्क करा सकते हो। कोई और कंपनी आई एम लविंग इट स्लोगन को यूज नहीं कर सकती है। आप अपने प्रोडक्ट पे यूज होने वाले जो ये है ना कलर, आप इसको भी ट्रेडमार्क करा सकते हो कि भाई आपके प्रोडक्ट पे ये कलर यूज होता है, आपके सिमिलर, आपके कॉम्पिटिटर के किसी सिमिलर प्रोडक्ट पे ये कलर आप यूज नहीं कर सकते हो। सेम केस हुआ था बेटा ओरियो बिस्किट का और फैबो बिस्किट का, ठीक है, फैबियो कह लो या फैबो कह लो। ओरियो भी ब्लू कलर का आता था और फैबो पार्ले का बिस्किट था, ये भी ब्लू कलर का था, ठीक है। ओरियो ने फैबो के ऊपर केस कर दिया, ओरियो केस जीत गई, फैबो को मार्केट से बैन कर दिया गया, ठीक है। फैबो आपको कभी मार्केट में दिखाई नहीं होगा क्योंकि वो आया ही नहीं, कभी लॉन्च ही नहीं हुआ। फिर आते हैं फोक्सवैगन। फोक्सवैगन की ये देख रहे हैं लोगो टाइप कि गोल लोगो है, डब्ल्यू लिखा हुआ है, आप इसको भी ट्रेडमार्क करा सकते हो। ऑटोमेटिकली आप हर चीज का ट्रेडमार्क कर सकते हो, तो इसे कहते हैं हम लोग ट्रेडमार्क, ठीक है ना। ओके, तो ट्रेडमार्क हो गया। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द कस्टमर। कस्टमर के लिए ब्रांड क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले बेटा आपके घर में मान लो अगर आप बात करते हो टूथपेस्ट की, तो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का टूथपेस्ट आता होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोलगेट, पेप्सोडेंट, दंत कांति, मेसवाक, किसी भी चीज का एग्जांपल ले लो। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके घर में जो फैमिली मेंबर्स है ना, उनको उसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के टूथपेस्ट के ऊपर भरोसा है कि अगर हम दंत कांति मंजन करेंगे पतंजलि बाबा रामदेव का, तो ही हमारे दांत अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो ब्रांडिंग का सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ता है कस्टमर के अंदर, वो ये पड़ता है कि उसको एश्योर हो जाता है वो क्वालिटी को लेकर कि भैया पतंजलि का प्रोडक्ट है, खराब नहीं होगा, करो घिसो दांत घिसो दंत कांति मंजन, ठीक है। कंसीडर टू बी अ स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल, अब भैया लोग एक बात बताओ बेटा, गाड़ी तो महंगी अगर बात की जाए तो मॉरिस गैरेजेस की गाड़ियां आती हैं, एमजी वगैरह की, लेकिन इंडिया में नेताओं के पास फॉर्च्यूनर और सफारी ही क्यों होती है? सवाल तो आपने पूछा ही होगा। स्टेटस सिंबल, फॉर्च्यूनर से एक स्टेटस आ रहा है, सफारी स्कॉर्पियो से एक स्टेटस आ रहा है। आपने देखा है मिर्जापुर में कालीन भैया चल रहे हैं काली स्कॉर्पियो लेके, कोई और गाड़ी नहीं लेके चल रहे हैं। भले स्कॉर्पियो 20 लाख रुपए की आती है, वो ऑडी में नहीं घूम रहे हैं 1 करोड़ की, घूम रहे हैं स्कॉर्पियो में, क्योंकि स्कॉर्पियो की स्टेटस सिंबल देती है। इसके अलावा प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट को आप पहचान सकते हो उसकी ब्रांडिंग से, ठीक है, ब्रांड से। ओके, जैसे आपने बेटा आईफोन देखा है, आईफोन के ऊपर कुछ इस तरीके का एप्पल बना होता है, मैं बना तो नहीं पा रहा हूं बट थोड़ा सा बना दे रहा हूं, कुछ इस तरीके का खाया हुआ एप्पल बना होता है, कहीं भी एप्पल लिखा नहीं होता आईफोन पे, एप्पल कहीं लिखा नहीं होता है, बस पीछे एक आईफोन पे जो है एप्पल कटा हुआ बना होता है। तो वो इसलिए बना होता है ताकि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करवाया जा सके। लोग मिरर सेल्फी भी लेते हैं तो एप्पल का जो सेब है उसको दिखाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि मेरे पास एप्पल का फोन है, ठीक है। तो ये हो गया एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द कस्टमर। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर ब्रांडिंग का क्या एडवांटेज पड़ता है, चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहला, फैसिलिटेट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मैन्युफैक्चरर्स जो है ना, वो ब्रांडिंग करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट से अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो अच्छा लोगो रखेंगे, अच्छा ब्रांड का नाम रखेंगे, तो ब्रांड के लोगो से और ब्रांड के नाम से उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में स्टैंड आउट करेगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो पाएगा। जहां कहीं भी आप एडवर्टीजमेंट करने जाओगे, जहां कहीं भी,
ठीक है, तो आपके ब्रांड के नाम से ही, ब्रांड के सिंबल से ही लोग आपके ब्रांड को पहचानेंगे। तो एडवर्टीजमेंट करना और डिस्प्ले प्रोग्राम में अपने ब्रांड को प्रमोट करना, ये सारे काम आप ब्रांडिंग करोगे तभी हो पाएगा। इसके बाद अगर आपका ब्रांड मार्केट में बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा है, जैसे एप्पल बहुत स्टैंड आउट करता है, तो आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी थोड़ा बढ़ा पाओगे। जैसे एप्पल के आपने जनरली फोन देखे होंगे, एप्पल के आप आईफोन की बात कर लो, आप एप्पल के स्मार्ट वॉचेस की बात कर लो, आप एप्पल के ईयरपॉड्स की बात कर लो, आप एप्पल के मैकबुक की बात कर लो, आप एप्पल के किसी भी सामान की बात कर लो, उनके प्राइजेस जो हैं आपको थोड़े बढ़े हुए ही नजर आएंगे, कम नहीं होंगे कभी। ठीक है, थोड़े महंगे ही लगेंगे चाहे आप जितने अमीर हो। ठीक है, अगर आपके पास 10-12 लाख रुपए पड़ा हुआ है, मैकबुक लेने जाओ, पता लग जाएगा 10-12 लाख रुपए भी कम लगने लगेगा। ठीक है, ईज इन लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को लॉन्च करना बहुत ईजी हो जाता है मैन्युफैक्चरर के लिए अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ सिग्निफाइड ब्रांड। अगर आपका पॉपुलर ब्रांड है तो उसकी छत के नीचे आप बहुत सारे नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। ये होता है बेटा मैन्युफैक्चरर्स को ब्रांडिंग का फायदा। आई होप कि आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे। गुड ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, हमारा नेता कैसा हो, हमारे ब्रांड का नाम जो है वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले नाम ऐसा होना चाहिए जो शॉर्ट हो और इजी हो, जिसको हम आसानी से बोल सकें और याद कर सकें। एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल, एप्पल बोलना, एप्पल याद करना, एप्पल लिखना सबके लिए आसान है। रिफ्लेक्ट द फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फंक्शन के बारे में बताया, जैसे दंत कांति, दंत यानी कि दांत, कांति यानी कि क्रांति, यानी कि अगर आप दंत कांति को यूज करेंगे तो आपके दांत कभी खराब नहीं होंगे। ऐसा होना चाहिए जो इजिली आइडेंटिफिएबल हो, यानी कि उसको तुरंत पहचाना जा सके। जैसे कि आप जहां भी ये कटा हुआ सेब देखेंगे, पूरा सेब नहीं है ये, पूरा सेब होता तो शायद कंफ्यूज होते, लेकिन कटा हुआ सेब आप जहां भी देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये तो एप्पल का प्रोडक्ट है। आपका लोगो या आपका ब्रांड का नाम ऐसा होना चाहिए जो लेबल पे और पैकेट पे फिट हो जाए। पता चला ब्रांड का नाम ही इतना बड़ा है कि लेबल इतना बड़ा छापना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं, ब्रांड का नाम छोटा रखो ताकि लेबल वगैरह पे भी आ जाए। वर्सेटाइल हो, ब्रांड एक्सटेंशन में यूज हो सके। अगर आपको ब्रांड के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं ना, तो आपका जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो वर्सेटाइल, वो जो है वर्सेटाइल होना चाहिए। जैसे ये एप्पल, ठीक है, आप एप्पल के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो क्यों ऐसा कर पा रहे हो? क्योंकि एप्पल वर्सेटाइल लोगो है, वर्सेटाइल नेम है। ऐसा नाम होना चाहिए जो जल्दी आउटडेटेड ना हो जाए, जैसे एप्पल कभी आउटडेटेड होगा भी नहीं और बहुत लंबे समय से चलता भी आ रहा है। और ऐसा होना चाहिए जिसको आप रजिस्टर करा सको, ब्रांड नेम ऐसा अच्छा ब्रांड नेम होना चाहिए जिसको आप रजिस्टर करवा सको। तो ये होता है क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। बच्चा पार्टी आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि मार्केटिंग के चैप्टर में और क्या है। अच्छा, अब हम लोग को लेबलिंग पढ़ना है, तो ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भैया सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, प्रोडक्ट मिक्स ही चल रहा है। अब देखिए प्रोडक्ट मिक्स में कितनी सारी चीजें हैं, पैकेजिंग पढ़ी, ब्रांडिंग पढ़ी, लास्ट में लेबलिंग पढ़ेंगे, फिर अगले मिक्स पे जाएंगे। ऐसी प्राइस में 10 चीजें पढ़ेंगे, फिर प्रमोशन पे, फिर आपके प्लेस पे जाएंगे। अभी हम लोग समझते हैं बेटा लेबलिंग को। लेबल बेटा क्या होता है? बेसिकली शर्ट खरीद के लाते हो, उसमें पीछे एक लेबल लगा होता है। टी शर्ट लेके आते हो, पीछे एक लेबल लगा होता है। लेबलिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ लेबल, जहां पे आप लेबल डिजाइन करते हो एक प्रोडक्ट के लिए, जो कि एक सिंपल सा टैग भी हो सकता है। जैसे शर्ट पे आपने ऐसा टैग देखा होगा, ठीक है, शर्ट पे आपने ऐसा टैग देखा होगा जो आपकी शर्ट पे लगा रहता है। यहाँ पे शर्ट का साइज, शर्ट कहाँ बनी, शर्ट का रेट क्या है, और कितने में मिल रही है, और कलर क्या है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी होती हैं लेबल पे। ठीक है, तो लेबल जो है वो सिंपल टैग हो सकता है और एक कॉम्प्लेक्स सा ग्राफिक भी हो सकता है। अब लेबल के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। एक लेबल में कंपनी का या प्रोडक्ट का लोगो जरूर होगा, यानी कि ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, ब्रांड इंफॉर्मेशन, लोगो, ठीक है, लोगो या ब्रांड नेम, ब्रांड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे दे रखी होगी। लोगो के बाद लीगल डिस्क्रिप्शन, यानी कि खाने का सामान है मान लीजिए, तो न्यूट्रिशनल फैक्ट, प्रोटीन कितने ग्राम है, फैट कितने ग्राम है, शुगर कितने ग्राम है, क्या क्या चीजें हैं, कितनी कितनी कैलोरी का है, कितना कितना फैट है, कितना कितना कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी चीजें यहां पे लिखी होती है। इसे कहते हैं लीगल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये कानून कहता है कि ये सारी चीजें अपने प्रोडक्ट में बताओ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक राइट आएगा, राइट टू इन्फॉर्म। ठीक है, अपने कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताओ, अपने कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में
सब कुछ बताना पड़ेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इधर आते हैं प्रोडक्ट के बारे में जो भी फैक्ट है या जो भी एड्रेस है। तो कंपनी की इंफॉर्मेशन आप दोगे, एड्रेस वगैरह में फोन नंबर, यानी कि हाउ कैन अ कस्टमर कॉन्टैक्ट टू अ कंपनी। प्रोडक्ट के बारे में आप डिस्क्रिप्शन दोगे, प्रोडक्ट की जो भी टैगलाइन होगी, जैसे मैकडॉनल्ड की टैगलाइन है आई एम लविंग इट, वो आप लिखोगे। मार्केटिंग के लिए जो भी करना होगा करोगे। और आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये बारकोड आपने देखा होगा, आप जब मॉल वॉल में जाते हो तो बारकोड स्कैनर से बारकोड साइन करता है, प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल उसके सिस्टम में आ जाती है, बारकोड करता जाता है, लास्ट में बिल आ जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है ये। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया बेटा आपका लेबलिंग। और आप समझते हैं कि लेबलिंग के क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला, लेबलिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बताना। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइज इट्स कंटेंट। उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सब कस्टमर्स को बताना। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करवाना, लेवल ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करवाए। प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करवाना। सर ये ग्रेडिंग क्या होती है? ग्रेडिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को जब आप अलग अलग उसमें डिवाइड कर देते हो, क्या कहते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी या साइजेस। जैसे मान लो कि आपकी कंपनी टी शर्ट बनाती है, तो आपने ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि भाई ब्लू टी शर्ट। ठीक है, आपने क्या किया, ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि मान लीजिए ब्लू टी शर्ट, रेड टी शर्ट, येलो टी शर्ट। ठीक है, और साइज आपने लिख दिया स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, ये ग्रेडिंग कर दिया। अब बेटा लेबल से ही आप पता लगा पाओगे कि ये इसका साइज क्या है, लेबल होना बहुत जरूरी है, शर्ट का साइज क्या है, और उसके हिसाब से आप ग्रेड कर पाओगे। असिस्टिंग इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के प्रमोशन में हेल्प करता है। कस्टमर जब शर्ट लेने जाता है, जींस लेने जाता है, सबसे पहले टैग देखता है, टैग यानी कि लेबल देखता है कि भैया प्राइस कितना है। और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, कानून के अनुसार जो भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंचाई जानी है वो आप लेबल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो ये हो गया भाई आपका फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। और लास्ट में हम लोग बेटा पढ़ेंगे प्राइस। ठीक है, प्राइस में हमको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, हमको बेसिकली ये समझना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। एक कंपनी क्या सोच के किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को तय करती है। सबसे पहला तो ये है कि प्राइस इज द मॉनेटरी वैल्यू पेड इन कंसीडरेशन फॉर परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस बायर टुवर्ड्स सेलर। क्या लिखा हुआ है? प्राइस यानी कि दाम, दाम यानी कि वो मॉनेटरी वैल्यू जो कि प्रोडक्ट की है। जैसे मार्केट, ये मार्कर 20 रुपए का है, ये जो मेरा फोन है ये मान लो 5,000 रुपए का है, ये जो टी शर्ट है ये 500-600 रुपए की है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की जो भी दाम होगा, जो भी मॉनेटरी वैल्यू होगी, जो बायर सेलर को पे करता है, उसे हम लोग प्राइस कहते हैं। प्राइस इज द मॉनेटरी वैल्यू पेड इन कंसीडरेशन फॉर परचेज। अगर आप सामान खरीदोगे तो पैसे देने पड़ेंगे, प्राइस पे करना पड़ेगा, है ना। कौन देगा? बायर सेलर को प्राइस देगा। तो चलो ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। आगे समझते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। पूछा जा रहा है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है बच्चा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहला क्या है? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। मान लीजिए किसी फोन को बनाने के लिए 10,000 रुपए का खर्चा हुआ। ठीक है, तो 2,000 रुपए कंपनी ने प्रॉफिट ले लिया, और उसके बाद ये तो हो गया कॉस्ट। ठीक है, 2,000 कंपनी ने टैक्स दे दिया, 2,000 कंपनी ने एजेंट वगैरह को दे दिया, तो फोन बिक गया 16,000 रुपए में। ठीक है, कैसे? क्योंकि इसमें मेन कंसेप्ट कॉस्ट का है कि लागत कितनी लगी प्रोडक्ट को बनाने में। सर ये अगला कंसेप्ट नहीं समझ में आया, यूटिलिटी एंड डिमांड। देखो बेटा आपके प्रोडक्ट की यूटिलिटी कितनी ज्यादा है। यूटिलिटी यानी कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, यूटिलिटी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा, यूटिलिटी एंड डिमांड। ठीक है, देखो यहां पे मेन मकसद ये है, सबसे पहले तो आपने ये देखा होगा इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इसका एक दूसरा तरीका देखें, बिजनेस स्टडीज में जो आपको मैं पढ़ाता हूं, डिमांड अगर किसी प्रोडक्ट की आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत डिमांडिंग है,
और हम इसके थोड़े बहुत प्राइस में प्ले कर सकते हैं। तो अगर प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी खासी है ना, ठीक है, तो आप अगर डिमांड ज्यादा है तो थोड़ा बहुत प्राइस तो बढ़ा ही सकते हो। मान लो कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का है तो 11 कर दो, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। और यूटिलिटी का मतलब है कि अगर आपके प्रोडक्ट की यूटिलिटी ज्यादा है, अगर उसका वांट सेटिस्फाइंग पावर ज्यादा है, तो भी आप थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा सकते हो। जैसे मैं बात करता हूं बादाम और काजू की, बादाम और काजू की सप्लाई कम है लेकिन यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आप थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा सकते हो। और बादाम काजू में जो है बिकता भी बहुत महंगा है। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, अब देखो बेटा कंपटीशन समझो, कंपटीशन मार्केट में अगर ज्यादा होगा तो आप अपने प्राइस को कम करोगे कंपटीशन में स्टैंड आउट रहने के लिए। इफ द कंपटीशन इन द मार्केट इज हाई, अगर कंपटीशन मार्केट में ज्यादा है, अच्छा यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एंड वाइस वर्सा, ठीक है, यानी कि इसका उल्टा भी बिल्कुल वैसे ही होगा। अगर कंपटीशन मार्केट में ज्यादा है तो आप अपने प्राइस को बढ़ा दोगे, तो वैसे भी कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन में सर्वाइव करना है, प्राइस को बढ़ा के काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर प्राइस को बढ़ा दोगे तो कस्टमर खरीदेगा ही नहीं। अगर कंपटीशन ज्यादा है तो फिर प्राइस को कम करना पड़ेगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, यानी कि जस्ट उल्टा, अगर कंपटीशन कम होगा तो आप थोड़ा बहुत प्राइस को बढ़ा भी सकते हो। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, भाई लीगल रेगुलेशन का मतलब है कि टैक्स वगैरह को देख लो, गवर्नमेंट एमआरपी वगैरह सेट करती है, एमएसपी वगैरह सेट करती है, वो सब गवर्नमेंट के हिसाब से आप काम करोगे। फिर आता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, ये हो गया एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, ये हो गया गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, ये हो गया कॉस्ट। अब आते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव पे, ये बेटा ध्यान से सुनना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए, देखो बेटा दो तरीके हैं। एक तो कंपनी लॉन्ग रन में पैसा कमाना चाहती है, देखो पैसा तो हर कंपनी कमाना चाहती है, अगर लॉन्ग रन में कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती है और शॉर्ट रन में कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती है, दो तरीके हैं कि भाई कम समय में ज्यादा पैसा कमाना है, शॉर्ट रन में ज्यादा पैसा कमाना है, और लॉन्ग रन में ज्यादा पैसा कमाना है, यानी कि लंबे समय तक हमको पैसा कमाना है। अगर किसी कंपनी को शॉर्ट रन में ज्यादा प्रॉफिट कमाना होगा, शॉर्ट रन में 2-3 महीने के अंदर, तो प्राइस बढ़ा दो, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, तब तो आप प्राइस बढ़ा सकते हैं कि भाई चलो 2 महीने 3 महीने में हमको पैसा कमाना है तो प्राइस बढ़ा दो। लेकिन अगर आपकी कंपनी को लॉन्ग रन में ज्यादा पैसा कमाना होगा, ठीक है, लॉन्ग रन में पैसा कमाना है, तो फिर आपको प्राइस इनिशियली घटाने पड़ेंगे, तो फिर प्राइस घटाने पड़ेंगे। और लास्ट में आता है आपका मार्केटिंग मेथड यूज्ड। अब देखो बेटा कई कंपनियां मार्केटिंग वगैरह पे बहुत पैसा खर्च कर देती हैं, तो आप जो भी मार्केटिंग मेथड यूज कर रहे हो, अगर मार्केटिंग वगैरह पे आप बहुत खर्चा कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उस मार्केटिंग की कॉस्ट को कस्टमर से ही वसूलोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस आप ज्यादा चार्ज करोगे। ठीक है जी, आपको बेटा बात समझ में आ गई पूरी की पूरी? ओके, तो ये हो गए वो सारे फैक्टर्स जिनसे आप अपनी प्रोडक्ट का प्राइस तय करते हो। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। कंपटीशन, डिमांड, यूटिलिटी, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, कंपटीशन, ये सारी चीजें, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यही 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट है जो घुमा घुमा के पूछी जाती हैं हर एक पेपर में। ठीक है, ओके, तो अब सर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया? अब हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, कि गुड्स कैसे सप्लायर से होके मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और फिर कंज्यूमर तक पहुंचाए जाते हैं। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यह पढ़ाता हूं कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होता क्या है। देखो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो कि कस्टमर तक सामान या प्रोडक्ट पहुंचाती हैं एट द राइट प्लेस, है ना, at the right place, at the right time and in the right condition, availability of the product। देखो भैया, प्राइस जो होता है ना वो अफोर्डेबिलिटी करता है कि हाँ भाई प्राइस कम होना चाहिए ताकि आपके प्रोडक्ट को लोग खरीद पाए। लेकिन ये जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो प्लेस यूटिलिटी है ना, ये प्रोडक्ट को अवेलेबल कराता है मार्केट में। ठीक है, कस्टमर तक सामान बना तो दिया, लेकिन कस्टमर तक सामान पहुंचे एट द राइट प्लेस, एट द राइट टाइम एंड इन द राइट कंडीशन, सही जगह पहुंचे, सही समय पे पहुंचे और सही कंडीशन में पहुंचे। पता चला रास्ते में डैमेज हो गया, डैमेज नहीं होना चाहिए। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स all those activities that ensures the availability of product at the right place, at the right time and in the right conditions so as to facilitate its purchase, ताकि उसका परचेस किया जा सके। ठीक है, सही समय पे, सही जगह पे, सही कंडीशन में अपने सामान को पहुंचाना, इसे हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है जी, तो अब बेटा मैं आपको पढ़ाता हूं कि किस तरीके से कौन कौन से चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको यहां पे पढ़ने। तो देखो भैया, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो एक होता है 0 लेवल, एक 1, एक 2 और एक 3 लेवल।
ठीक है, अब ये समझ लेते हैं। जब मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच दे, एक मैन्युफैक्चरर एक कंज्यूमर डायरेक्टली इसको बेच दे, तो कोई बीच में है ही नहीं, तो इसे कहते हैं जीरो लेवल। जब मैन्युफैक्चरर पहले रिटेलर को बेचे और फिर रिटेलर कंज्यूमर को बेचे, तो यहां पे एक पार्टी आ गई, इसको हम कहेंगे वन लेवल। जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचे, होलसेलर रिटेलर को बेचे और रिटेलर कंज्यूमर को बेचे, तो यहां पे आ गई दो पार्टीज, ये और ये, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे टू लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, होलसेलर एजेंट को, एजेंट रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को बेचे, तो यहां पे बीच में आ गई ये तीन पार्टीज, एक दो तीन, तो इसलिए इसको कहते हैं थ्री लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये मैन्युफैक्चरर क्या होता है, होलसेलर क्या होता है, रिटेलर क्या होता है? देखो भैया बता देते हैं। मैन्युफैक्चरर सामान बनाने वाला, प्रोड्यूस करने वाला, मैन्युफैक्चर करने वाला। होलसेलर सामान को मैन्युफैक्चरर से बल्क में खरीदने वाला और रिटेलर को छोटी छोटी क्वांटिटीज में देने वाला। रिटेलर होलसेलर से सामान छोटी छोटी क्वांटिटी में लेने वाला और कंज्यूमर्स को छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचने वाला। और एजेंट जो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन या वेयर हाउसिंग का काम करता है ना? किसके लिए करता है? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के लिए ही करता रहता है। ठीक है भाई बच्चा पार्टी, तो ये हो गया हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चलो हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द सेट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स दैट एक्ट्स एज इंटरमीडियरीज। देखो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कहते किसको है वो सुनो। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, यहां पे लोग भी हैं, इंडिविजुअल लोग भी हैं और फर्म्स भी हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का काम करती है। मान लो मैं ट्रक ड्राइवर हूं, मैं ट्रक चलाता हूं, मान लो, तो ट्रक ड्राइवर होने के नाते मैं ट्रक चलाऊंगा तो मैं ट्रांसपोर्टेशन कर दूंगा, यानी कि इंडिविजुअल। अब मान लो मैं अपनी कंपनी खोल दूं तो यानी कि फर्म। तो लोग इंडिविजुअल भी हैं इस लाइन में, फर्म्स भी हैं जो कि इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं, एजेंट की तरह काम करते हैं, होलसेलर रिटेलर की तरह काम करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट की ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं। अभी ओनरशिप मैन्युफैक्चरर की है, होलसेलर के पास चली गई तो होलसेलर की हो गई, होलसेलर के बाद रिटेलर की हो गई, रिटेलर के बाद कंज्यूमर की हो गई ओनरशिप। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल टू द ओनरशिप, है ना? और इसके अलावा फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स को भी फैसिलिटेट करते हैं मैन्युफैक्चरर से बायर्स तक। ठीक है, फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट यानी कि दिल्ली में कोई सामान बनाए तो मुंबई जाके आपने भेज दिया, इसे कहते हैं फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स। और लास्ट में आता है टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कितने तरीके के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं? मैंने आपको बताया सबसे पहला है बेटा आपका डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट यानी कि जब मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को बेच दे, यानी कि जीरो लेवल। जब मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेचे, रिटेलर कंज्यूमर को बेचे, वन लेवल। जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को बेचे, टू लेवल। और मैन्युफैक्चरर एजेंट को, एजेंट होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को बेचे, तो थ्री लेवल। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया। अभी अगले वाले डायग्राम से आप ये बात समझ भी गए होंगे। तो भैया प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट के अंदर पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क हो गया, प्राइस हो गया, प्राइस के फैक्टर समझ लिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बेटा ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग आता है। ठीक है, और लास्ट में हम लोग को पढ़ना है जो कि है हमारा प्रमोशन मिक्स। तो अब हम लोग प्रमोशन पढ़ने वाले हैं। प्रमोशन बेसिकली लोगों को प्रमोशन में यह बताना है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, खरीद लो, डिस्काउंट मिल रहा है, और लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं हम लोग प्रमोशन मिक्स में। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो, स्पीकर लगा हुआ है और सब तक बात पहुंचाई जा रही है। तो चलो भाई प्रमोशन मिक्स शुरू किया जाए। तो बेटा आपके सामने एक डेफिनेशन लिख के आ रही है, फटाफट से आप लोग इसको रीड करें और मैं आपको फिर उसके बाद पढ़ाता हूं। हम लोग को प्रमोशन मिक्स में क्या क्या पढ़ना है पहले आपको ये बता देता हूं। हम लोग को प्रमोशन मिक्स में चार चीजें पढ़नी होती हैं, चार इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहली आती है एडवर्टीजमेंट, दूसरी चीज है सेल्स प्रमोशन, तीसरा है पर्सनल सेलिंग, और चौथी चीज है बेटा पब्लिक रिलेशन। ठीक है, ये चार चीजें हम लोग को पढ़नी होती हैं जो प्रमोशन मिक्स में आती हैं, और यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड्स वगैरह में। मान लो बेटा 2 से 3 क्वेश्चन तो यहां से आपको देखने के लिए मिलेंगे। मार्क्स की बात करें तो भैया 4, 5 नंबर, 6 नंबर के मार्क्स आप यहां से अज्यूम कर सकते हो।
हेलो, ठीक है बच्चों, तो चलो यार शुरू करते हैं प्रमोशन मिक्स को अच्छे तरीके से। प्रमोशन मिक्स में बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिससे आप अपने प्रोस्पेक्टिव बायर्स को, प्रोस्पेक्टिव बायर वो होते हैं जो सामान खरीदना चाहते हैं और खरीद भी सकते हैं, यानी कि दे आर एबल एंड विलिंग टू बाय। आप अपने प्रोस्पेक्टिव बायर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म करते हो। प्रमोशन रिफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज, प्रमोशन मिक्स रिफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज जो कि एक मार्केटर करता है टू इन्फॉर्म द प्रोस्पेक्टिव बायर्स, ऐसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाता है जो उसके सामान को खरीदना चाहते हैं और खरीद सकते भी हैं, अबाउट द प्रोडक्ट एंड परसुएडिंग देम, और उनको मनाता है, उनको परसुएट करता है कि वो उसके सामान को खरीदे। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, प्रमोशन के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जहां पे एक मार्केटर इन्फॉर्म करता है अपने प्रोस्पेक्टिव बायर्स को, ऐसे लोग जो सामान को खरीदना चाहते हैं, मतलब दे आर एबल एंड विलिंगनेस टू बाय, इनके अंदर एबिलिटी भी है, ये सामान खरीद भी सकते हैं, यानी कि पैसे भी हैं इनके पास, और विलिंगनेस भी है, यानी कि नीड एंड वांट भी है इनकी। विलिंगनेस भी है यानी कि दे आर एबल, एंड उनकी नीड एंड वांट भी है कि वो सामान को खरीदें, देम टू मेक अ परचेज, ताकि वो सामान, और उनको परसुएड भी करता है, मनाता है, उनको अपनी बातों में उलझाता है, कुछ भी करता है कि लोग उसके सामान को खरीदें। दैट इज व्हाट प्रमोशन मिक्स इज। हम लोग को एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन पढ़ना है, डायरेक्ट मार्केटिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं बेटा एडवर्टीजमेंट के ऊपर। अब एडवर्टीजमेंट तो आपने बेटा अपनी टीवी पे देखे होंगे, रेडियो में देखे होंगे, न्यूज़पेपर उठा के देखा होगा, वहां पे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करके आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। लेकिन एडवर्टीजमेंट के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर तो ये है कि एडवर्टीजमेंट जो है वो पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। पेड फॉर्म समझते हो, यानी कि यहां पे पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे ऋतिक रोशन आते हैं और वो कहते हैं डर के आगे जीत है, बाइक एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे कुदा देते हैं माउंटेन ड्यू को पी के। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट है। सलमान खान आते हैं, गुंडों को पीट देते हैं थम्स अप पी के। रणवीर सिंह पिरामिड, इजिप्ट के किसी पिरामिड से कूद जाते हैं, किसी बलून पे चले जाते हैं माउंटेन ड्यू पी के। सब कैसे हो रहा है? पेड, पैसा दे रहे हैं ना उनको, वो हमारे ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं, हम उनको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एडवर्टीजमेंट जो होता है वो पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। दूसरी चीज, क्या शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान या जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, क्या घर तक आ रहे हैं सामान बेचने? नहीं, यानी कि यहां पे नॉन पर्सनल है ना, नॉन पर्सनल, आपसे पर्सनली वो मिल नहीं रहे, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर टीवी पे उनका एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो आपके साथ साथ इंडिया में जितने लोग भी वो उस एडवर्टीजमेंट को देख रहे होंगे, उस समय टीवी देख रहे होंगे, सब तक एक साथ उनकी बहुत बात जो है पहुंच जाएगी। तो एडवर्टीजमेंट सबसे पहले तो पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। दूसरी चीज नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, जो कि मार्केटर्स करते हैं ताकि उनकी सेल्स को बूस्ट किया जा सके, सेल्स बढ़ सके ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सेलर और अ सर्विस। लेकिन एडवर्टीजमेंट से कुछ लोग थोड़े नाराज रहते हैं। क्या वजह है सर कि एडवर्टीजमेंट को थोड़े बहुत ऑब्जेक्शंस भी फेस करने पड़ते हैं? कुछ वजह है। जी हां, सबसे पहले एडवर्टीजमेंट करना बहुत ज्यादा महंगा है, और एडवर्टीजमेंट अगर महंगा है, एडवर्टीजमेंट की क्योंकि भाई कॉस्ट ज्यादा है, तो जब कंपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसे खर्च करती है तो वो कहां से लाएगी? वो पैसे प्रोडक्ट के प्राइस को और बढ़ा देगी। आखिरकार तो पैसे कस्टमर से ही वसूले जाएंगे ना। तो इसी वजह से कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट के प्राइस को भी बढ़ा दिया जाता है एडवर्टीजमेंट से। तो इसलिए कुछ लोग एडवर्टीजमेंट से ऑब्जेक्शन करते हैं। दूसरा, अंडरमाइन सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज यानी कि कभी कभी एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो अच्छे टेस्ट के नहीं होते हैं। आप फैमिली वगैरह को के साथ बैठ के कुछ एडवर्टीजमेंट्स को नहीं देख सकते हो। कुछ टीवी पे एडवर्टीजमेंट ऐसे भी आए होंगे जो आपको और आपकी फैमिली को अनकंफर्टेबल कर देते होंगे। ठीक है, तो ऐसे भी, इस वजह से भी जो है एडवर्टीजमेंट को थोड़ा ऑब्जेक्शन मिलता है। इसके बाद कभी कभी
इंफीरियर प्रोडक्ट, इंफीरियर यानी कि कम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भी, जिन प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी कम भी है ना, कभी कभी एडवर्टीजमेंट कर करके कंपनियां उसको भी बेच देती हैं। ठीक है, जैसे अभी आप देखिए कि जो सबसे पॉपुलर फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक इंटरव्यू कर रहे थे। तो इंटरव्यू करते समय उन्होंने, जब इंटरव्यू मीडिया के लोगों से बात कर रहे थे, सामने 2 कोको कोला की बोतल रखी थी, कोको कोला की बोतल यूं उठाई और कैमरे के बाहर जाके रख दी। लोगों ने उसी दिन कोको कोला को, बहुत से लोगों ने पीना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये सोचा, अरे जब फिटनेस आइकॉन क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोको कोला नहीं पीते तो हम क्यों पिए। तो अगर कोई प्रोडक्ट इंफीरियर प्रोडक्ट भी है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसको भी एडवर्टीजमेंट कर करके कंपनियां बेचने लगती हैं। फिर आते हैं सम एडवर्टीजमेंट आर इन बैड टेस्ट, कुछ एडवर्टीजमेंट अच्छे नहीं होते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो, अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, और एडवर्टीजमेंट कंफ्यूज करते हैं बायर्स को। आप देखो एडवर्टीजमेंट कैसे होते हैं, हमारा पेप्सोडेंट अब और भी अच्छा, हमारा कोलगेट अब और भी अच्छा, है ना, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। ठीक है, तो भैया दूध सी सफेदी, कपड़ा मान लो काला होगा तो कैसे दूध की सफेदी आएगी। ठीक है, तो कई बार बायर्स को कंफ्यूज करते हैं ऐसे एडवर्टीजमेंट्स। तो बच्चा पार्टी आप लोग बात समझ गए होंगे कि बायर्स को कंफ्यूज कैसे किया जाता है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। ठीक है, चलो एक तो ये हो गया। अब एडवर्टीजमेंट का रोल क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को अवेयर करना, enhancing customer awareness about the product, हेल्प इन क्रिएटिंग डिमांड फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू प्रोडक्ट। अगर आपके ब्रांड का कोई पुराना प्रोडक्ट है, कोई नया प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में डिमांड क्रिएट करने का काम एडवर्टीजमेंट करता है। कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करने का काम एडवर्टीजमेंट करता है। कंज्यूमर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है कि जो सामान तुम ले रहे हो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके टीवी पे बार बार आता है, घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब दिन में 2 घंटा 3 घंटा आपने टीवी देखा, कोई पिक्चर आ रही थी टीवी पे, 10 बार ये एडवर्टीजमेंट आ गया, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब आप विश्वास बिना इस्तेमाल किए ही करने लगे, क्योंकि इतनी बार उस एडवर्टीजमेंट को चलाया गया कि आपके दिमाग में बैठ गया है कि भैया ये तो सीना ठोक के कह रहा है कि इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, हमको तो इस पे ऐसे ही विश्वास है। समझ गए? तो इससे क्या होता है, एडवर्टीजमेंट से कॉन्फिडेंस लोगों का इंक्रीज हो जाता है। अगर ज्यादा एडवर्टीजमेंट आता है तो कंपनी की पब्लिक इमेज भी अच्छी हो जाती है, ये भी समझ लो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट भी बड़े वैसे आते हैं। आप देखिए कि देशभक्ति भी उसमें डाल देते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कि टाटा टी, ठीक है, अब कोई सोल्जर है, कोई सोल्जर बॉर्डर तक जा रहा है, उसको रोक दिया, चाय पिलाया, टाटा टी, ठीक है, देश की सेवा में हाजिर। तो कुछ इस तरीके से पब्लिक इमेज भी और अच्छी हो जाती है। हेल्प टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और हाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं जिनके अंदर बहुत लोग काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम भी ये एडवर्टीजमेंट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने का काम भी एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। तो बच्चा पार्टी अब आगे देखते हैं, और हम लोगों ने बताया, मैंने आपको बताया कि सबसे 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, एडवर्टीजमेंट हो गया, और अब आते हैं पर्सनल सेलिंग। तो भैया मैं एडवर्टीजमेंट के बाद ही क्यों पर्सनल सेलिंग आपको पढ़ा रहा हूं, ये वजह बता देता हूं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। सर कैसे अपोजिट करते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पे देखते हैं, एडवर्टीजमेंट जो है वो पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है और नॉन पर्सनल है। ठीक है, ये जो पर्सनल सेलिंग है ना, ये पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। आप पर्सनल से देख पा रहे हो कि पर्सनल फॉर्म है। यहां पे जो आपका सेल्समैन है वो लोगों से मिल रहा है, बात कर रहा है, पर्सनली उनको जाके बता रहा है। तो पर्सनल सेलिंग रिफर्स टू पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेलर एंड द प्रोस्पेक्टिव बायर। एक है बेचने वाला और एक है खरीदने वाला, एक है बेचने वाला और एक है खरीदने वाला। तो जब बेचने वाला खरीदने वाले को डायरेक्ट सामान बेचे तो उसे हम लोग पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। आई होप कि आप लोग बात समझ गए होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, मेरिट्स, कुछ फायदे हैं पर्सनल सेलिंग के। सबसे पहले फ्लेक्सिबल टूल है, जहां मर्जी चाहो आप खड़े हो जाओ, सामान को बेचना शुरू कर दो। मॉल के अंदर, सड़क पे, चौराहे पे, तिराहे पे, कहीं भी आप खड़े हो जाइए और सामान को बेचना शुरू कर सकते हैं। डायरेक्ट फीडबैक आपको कस्टमर से मिलता रहेगा कि भैया आपने मेरे प्रोडक्ट को यूज किया है, प्लीज मुझे बताइए कि मेरे प्रोडक्ट को यूज करके आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो कस्टमर से आपको डायरेक्ट फीडबैक भी मिलता रहेगा। तो ये हो गया आपके, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये मोहतरमा है और ये सामान इनको सामान बेच रही है, तो डायरेक्ट फीडबैक ले पा रही है कि आपको मेरे फ्रूट्स कैसे लगे। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से पर्सनल सेलिंग के कुछ फायदे भी हैं। पर्सनल सेलिंग के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला, इन्वॉल्व पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यहां पे पर्सनली आदमी जो सेलर है वो अपने बायर को सामान बेच रहा है,
और दूसरी बात कि लोगों के बीच में, बायर और सेलर के बीच में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन रही है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का मतलब यह है कि बायर जो है ना वो अपना फीडबैक देगा सेलर को, सेलर भी अच्छा कहेगा, हाँ जहां जी सर आपका कहना तो सही है, हमारा प्रोडक्ट में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है सर, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाती है। अब बायर आएगा, हम आपके से पिछले बार सामान लेके गए थे, आपने 200 रुपए का डिस्काउंट दिया था, हमको इस बार भी 200 रुपए का डिस्काउंट चाहिए, सेलर कहता है ठीक है, तो बायर बार बार उसी सेलर से सामान खरीदता है, यानी कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बन जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके मोहल्लों में दुकान होती है ना, मोहल्ले के अंदर दुकान होती है, कभी आपके पास पैसे नहीं भी हुए तो वो आपको सामान दे देता है, ठीक है। अब आते हैं, देखो एडवर्टीजमेंट हो गया, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निपट गया, हमारा पर्सनल सेलिंग हो गया, और ये दोनों ही बहुत इजी थे। लेकिन अब आते हैं बच्चा पार्टी हम लोग सेल, पर्सनल सेलिंग हो गया, अब आते हैं हम लोग सेल्स प्रमोशन पे, जो कि है आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल्स प्रमोशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक रिलेशन। तो देखो यार, सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि जो छोटे छोटे इंसेंटिव्स आप लोग प्रोवाइड करते हो ना, आप एक दुकान के आगे आपने कुछ इस तरीके के बैनर देखे होंगे, सेल सेल सेल, 50% ऑफ, 100% ऑफ। आप कस्टमर देख रहा है, वाह यार, ठीक है। और खासकर अगर मैं बात करूं तो महिलाओं को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, अरे यार सेल है, चल के देखना चाहिए। अब वो जब जाके देखती हैं तो पता लगता है कि हाँ यार 100 में से एक सामान उनके काम का है, वो खरीद लेती हैं। जरूरत ना भी हो तो भी आप सेल से सामान ले आते हो। आपके पास 10 जोड़ी जूते हैं, लेकिन अगर रिलैक्सो के शोरूम के बाहर सेल का बोर्ड लगा है, आप देखने गए, आपको एक चप्पल पसंद आ गई, आप एक और ले आए, आपको एक जूता पसंद आ गया, आप एक और ले आए। तो सेल प्रमोशन इसी वजह से किया जाता है ताकि प्रोडक्ट की सेल प्रमोट हो। ये सब इसी वजह से किया जा रहा है ताकि सेल प्रमोट हो, ठीक है। एडवर्टीजमेंट भी इसी वजह से कर रहे हैं ताकि सेल्स बढ़े, पर्सनल सेलिंग भी इसी वजह से कर रहे हैं ताकि सेल्स बढ़े, सेल को प्रमोट कर रहे हैं ताकि सेल्स बढ़े। तो सेल प्रमोशन रिफर्स टू द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, वो सारे शॉर्ट टर्म इंसेंटिव जो कि आप एज अ सेलर बायर्स को दे रहे हो, ऑफर्ड बाय द मार्केटर टू प्रमोट द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि आपके प्रोडक्ट के सेल जो है, प्रोडक्ट की सेल जो है वो प्रमोट हो सके। सर क्या क्या चीजें आती है इसमें? बेटा इसमें आपका रिबेट आता है, डिस्काउंट आता है, रिफंड। रिफंड तो आप समझते हो ना, पेटीएम पे लिख के नहीं आता है, 100% अप टू 100% कैशबैक, आपको क्या कर दिया जाएगा, कैशबैक कर दिया जाएगा, ठीक है। बेटा डिस्काउंट तो आप जानते ही हो, 2% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, ठीक है। रिबेट भी आप कह लो डिस्काउंट की, हाँ भाई अगर आप बल्क में लेते हो, है ना। रिबेट आप कह लो कि भाई बाय 3 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री, तो कुछ इस तरीके से रिबेट हो गया। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन की, फोन के साथ ईयरफोन फ्री फ्री फ्री, ठीक है, ये हो गया, आपने देखे भी होंगे। क्वालिटी गिफ्ट कि अगर आप 5,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं, 5,000 रुपए की खरीद पे आपको एक बेडशीट मुफ्त, बेडशीट फ्री, ऐसा दिवाली गिफ्ट हम आपको बेडशीट देंगे, ठीक है। बेडशीट हम आपको गिफ्ट के तौर पे देंगे। इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंड गिफ्ट, आप ये लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें, और अगर आप लकी कस्टमर रहेंगे तो आपको एक और कूपन दिया जाएगा, और उस कूपन में लिखा होगा कि अगली बार 1500 की शॉपिंग करने पे 500 रुपए का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लो। लकी ड्रॉ बताया मैंने, यूजेबल बेनिफिट, फुल फाइनेंस, आप फोन लीजिए, ईएमआई पे लीजिए, तुरंत कैश देने की जरूरत नहीं है, और 12 महीने 18 महीने की किस्त कटवाइए, और 0 इंटरेस्ट पे अपना फोन लेके जाइए, यानी कि 0% फाइनेंस पे। सैंपलिंग, शैम्पू हमारा ये है, ये शैम्पू हमारा 1,000 रुपए का है ना। इसका 2 रुपए वाला जो सैशे है वो आप ट्राई करिए, सैंपल ट्राई करिए, ये सैशे लेके जाइए घर पे, शैम्पू करिए, बाल में लगाइए, अगर अच्छा लगे तो 1,000 वाली बोतल लीजिएगा। और बेटा कॉन्टेस्ट तो आप जानते ही हो कि सिंगिंग करिए, जो 3 सबसे अच्छे गायक होंगे हम उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। तो बेटा कुछ इस तरीके से चीजें आपने हर जगह देखी होंगी, बाय 3 गेट 1 फ्री, 2%, 20% डिस्काउंट, अप टू 100% कैशबैक, फोन के साथ ईयरफोन फ्री, 5,000 रुपए की खरीद पे ये बेडशीट फ्री, लकी ड्रॉ, ठीक है। फोन ईएमआई पे ले जाओ तो 0% इंटरेस्ट, शैम्पू का सैंपल, तेल का सैंपल, ये सब आपने बेटा देखा होगा, ठीक है। ये सारे सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, और अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज आप इसको देखो। ये कुछ इस तरीके से वाउचर्स, इस तरीके से सेल, कैशबैक, डिस्काउंट कूपन्स, लकी ड्रॉ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं मार्केट में। तो बेटा ये हो गया आपके सेल प्रमोशन टेक्निक। और लास्ट में आता है आपका पब्लिक रिलेशन। तो भैया पब्लिक रिलेशन को समझ लेते हैं, ये हमारे टॉपिक का लास्ट हमारे चैप्टर का टॉपिक है, और ये प्रमोशन का भी लास्ट टॉपिक है, चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट।
चलो बच्चों, तो समझते हैं यार, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कुल मिला के एक कंपनी को ना गवर्नमेंट की नजरों में, पब्लिक की नजरों में, मीडिया की नजरों में, कस्टमर्स की नजरों में, एजेंट्स की नजरों में, सप्लायर्स की नजरों में, सबकी नजरों में, अलग अलग पार्टीज की नजरों में अच्छा बनना होता है, अपनी कंपनी की पॉजिटिव इमेज पब्लिक के सामने रखनी होती है। तो पब्लिक रिलेशन रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग कम्युनिकेशन। आपको अपने कंपनी के लिए कम्युनिकेशन को मैनेज करना पड़ता है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और पब्लिक के बीच में बातचीत जो है वो चलती रहनी चाहिए, ताकि एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो पाए कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, पब्लिक की नजरों में। पब्लिक रिलेशन का रोल क्या होता है वो समझ लो। सबसे पहले पब्लिक रिलेशन अगर कोई कंपनी करती है तो उसमें कस्टमर्स की नजरों में, गवर्नमेंट की नजरों में, सप्लायर की नजरों में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाए कंपनी की। अगर कंपनी की इमेज अच्छी रहेगी तो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर कंपनी कभी किसी कंट्रोवर्सी में फंसती है तो पब्लिक की जो एक ओपिनियन होता है, पब्लिक की जो एक गुडविल होती है, वो उसको थोड़ा सा सहायता देती है, उसको उस कंट्रोवर्सी से या प्रिजुडिस से निकालती है। फिर आता है फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। हर कंपनी में एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग पीआरडी भी बोलते हैं, होता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है। इसका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का बेटा काम क्या होता है कि कंपनी के जो रिलेशंस हैं वो पब्लिक के साथ अच्छे किए जाएं। कैसे अच्छे करेंगे? जब आप सही इंफॉर्मेशन और बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाएंगे। इट मैनेजेस एंड कम्युनिकेट्स टू द प्रेस द ट्रू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। प्रेस यानी कि मीडिया तक सही जानकारी पहुंचाना। दूसरा फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है ना, उसके बारे में पब्लिसिटी करना। पब्लिसिटी समझते हो? इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे स्पॉन्सरशिप करना, कोलैबोरेशन करना, लोगों से, सेलिब्रिटीज से अपने प्रोडक्ट के बारे में निकलवाना, बुलवाना। इसके अलावा कभी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मुसीबत में आती है या कोर्ट का केस फेस चल रहा होता है तो डिफेंड करना, अपनी कंपनी को प्रमोट करना। ठीक है, और कैसे प्रमोट करेंगे? जब आप हेल्दी रिलेशनशिप बनाएंगे एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से, ठीक है, न्यूज लेटर्स यानी कि आर्टिकल वगैरह न्यूज़पेपर में छापेंगे, है ना, या आप कोई मैगजीन निकालोगे, आर्टिकल निकालोगे, टॉक शो समझते हो? जैसे रजत शर्मा की अदालत, उस पे आते ना, अडानी जी अभी फंसे थे तो आए थे। जब वो एडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अडानी जी के शेयर रातों रात गिर गए, लाखों जो है करोड़ों का नुकसान हो गया, रजत शर्मा के शो पे गए, टॉक शो। या फिर कंपनी के जो बड़े बड़े हाई ऑफिशियल्स हैं उनके स्पीच देंगे पब्लिक को तो अच्छा लगेगा। और लास्ट में आता है इट इनिशिएट्स और सपोर्ट वेरियस काइंड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज, और समाज की भलाई के लिए कुछ काम करना। कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज, जिसको हम लोग सीएसआर भी कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारे काम अच्छे तरीके से करना ताकि कंपनी की एक पॉजिटिव इमेज पब्लिक की, गवर्नमेंट की, सप्लायर की, कॉम्पिटिटर्स की नजरों में बन पाए। तो बच्चा पार्टी, ये हुआ आपका मार्केटिंग का चैप्टर। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हम लोगों ने कुछ भी छोड़ा नहीं है। अगर हम लोग प्रोडक्ट मिक्स की बात करें, हम लोग प्लेस मिक्स की बात करें, प्रमोशन मिक्स की बात करें, हम लोग प्राइस मिक्स की बात करें, मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज के बारे में बात करें, मार्केटिंग के फंक्शंस के बारे में बात करें, हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर ली हैं। यहां पे बच्चों में एक चीज आपको यह कहना चाहूंगा कि हमारे कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे वन शॉट जो है, वन शॉट की प्लेलिस्ट बनी रखी हुई है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आप इस वन शॉट की प्लेलिस्ट में से सारे वन शॉट्स को कवर करें, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद भी होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भाई थैंक यू वेरी मच सारे बच्चों को सेशन में ज्वाइन करने के लिए। मैं आपको कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे ले चलता हूं, जहां पे ना आपको यह पता लगेगा कि किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हो और कहां पे आपको ये वन शॉट वगैरह दिख जाएंगे। ये जो आप क्लास देख रहे हो सकता है कि आपको पता ना हो कि ऐसी ही बहुत सारे, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, लग रहा हो कि हाँ यार हमारे काम की बात यहां पे हो रही है, हमारे फायदे की बात यहां पे हो रही है, तो आप कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे जाके पूरी प्लेलिस्ट को कवर कर सकते हो, जहां पे मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। ठीक, एक बार देख लेते हैं। मैंने जैसे ही कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल डाला, ये आ गया भाई कॉमर्स अड्डा, और इस पे हमने कर दिया क्लिक। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है बट कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। प्लेलिस्ट पे जाएंगे और प्लेलिस्ट पे जाके ये देखिए,
ये है आपके अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट, और इसमें आपको वन शॉट की प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, यहां पे आपको देख रहे हो सारी प्लेलिस्ट है, सारे अलग अलग टीचर्स ही हैं। मैं अपनी प्लेलिस्ट आपको एक बार शो कर देता हूं। ये देखिए, ये है मेरी क्लास 12 के बच्चों के लिए वन शॉट्स की प्लेलिस्ट, जहां पे आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, ठीक है, 4, 5 सारे के सारे जो है दिख जाएंगे। देख पा रहे हो आप, सारे के सारे आपको यहाँ पे चैप्टर्स दिख जाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक यहाँ पे पढ़ चुका है, मार्केटिंग ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और इसके बाद मैं आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी पढ़ा दूंगा। तो बच्चा पार्टी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको इस प्लेलिस्ट को कवर करना है। अगर आपको छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ना है तो बेटा पार्ट्स वाइज प्लेलिस्ट भी मैंने यहाँ पे रखी हुई है। इसी के बाद मेरे कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करो, अडा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और अपने आप को रजिस्टर कर लो। वहां पे एक्सप्लोर ग्रुप में आएगा बीएसटी एंड अकाउंट्स बाय हर्ष सर, उसको जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं आपको इन सारे सेशंस की पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, और वहां पे आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना, डायरेक्टली टच में रह सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है बच्चा पार्टी, फिर मिलते हैं किसी और वन शॉट में। लास्ट वन शॉट जो होने वाला है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का होने वाला है, उसको भी देख लेना, चैनल पे आ जाएगा कल परसों तक। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।